हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित, चिराग और अब्दुल तीनों ही क्रिस्टोफर के रवैया को लेकर काफ़ी हैरान थे। रोहित खुद एक बात समझ नहीं पा रहा था कि अगर क्रिस्टोफर को रश्मि की जान की परवाह नहीं थी तो वह किस दबाव में आकर अलेक्जेंडर को दिल्ली भेज रहा था। क्या क्रिस्टोफर ने जो कुछ भी कहा था वह सही कहा था या नहीं, इस बात का भी पता तभी चल सकता था जब सचमुच अलेक्जेंडर दिल्ली पहुंचेगा। अब्दुल और चिराग दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रोहित ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, गुलेरिया हाउस के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दो। करण ने खुद भी गुलेरिया हाउस के आसपास अपने सीक्रेट एजेंट्स की एक फौज बैठा रखी थी। उसके अलावा रोहित ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स गुलेरिया हाउस के आसपास तैनात किए थे। इस वक्त गुलेरिया हाउस एक किले की तरह मजबूत हो गया था, जिसे भेद कर अंदर जाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन सा हो गया था। गुलेरिया हाउस में इस वक्त अनिका के साथ साथ दोनों बच्चों की भी मौजूद थे। हो सकता था कि क्रिस्टोफर की प्लानिंग कुछ अलग थी, मगर रोहित यह अच्छी तरह जानता था कि क्रिस्टोफर एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल था, जिसे अपने बाप की तरह पूरी दुनिया पर राज करना था, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। रश्मि का कन्फेशन सुनने के बाद रोहित को यह भी पता चल चुका था कि क्रिस्टोफर किसी भी तरह अनिका के पास वह फॉर्मूला चुराना चाहता था जो स्वाति मल्होत्रा छोड़कर गई थी, और अपनी जान को बचाने के लिए क्रिस्टोफर अनिका के साथ साथ दोनों बच्चों पर भी हमला करने से कतराएगा नहीं। मगर रोहित के सिक्योरिटी गार्ड दोनों बच्चों को हिफाजत से रखेंगे, इस बात का रोहित को भरोसा था। अब रोहित को सिर्फ एक ही बात का इंतजार था, अलेक्जेंडर दिल्ली कब पहुंचेगा। वहां गुलेरिया हाउस में जब नन्ही सी रिया अपने गेमिंग टैबलेट पर रोज की तरह अपनी गेम खेल रही थी, तब अचानक उसके सोशल मीडिया हैंडल पर उसके दोस्त अलेक्जेंडर का वॉइस कॉल बजने लगा। रिया ने वॉइस कॉल देखकर उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। रिया अभी भी अपने दोस्त से काफ़ी नाराज थी। अलेक्जेंडर ने जिस तरह अनिका के साथ बात की थी, उसके बाद रिया ने सोच लिया था कि वह कभी भी उसके दोस्त से बात नहीं करेगी जब तक वह अनिका से माफ़ी नहीं मांग लेगा। रिया लगातार उसके वॉइस कॉल को डिस्कनेक्ट करती रही। तभी रिया ने देखा कि उसने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वॉइस नोट भेजा था। कुछ देर तक रिया उस वॉइस नोट को देखती रही, मगर उसके बाद रिया से रहा नहीं गया और अपने दोस्त के वॉइस नोट को सुनने के लिए प्ले बटन दबा दिया। बटन के दबते ही रिया के उस दोस्त की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी नाराज़ क्यों हो गई हो? तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मेरी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अचानक मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी। अलेक्जेंडर का यह वॉइस मैसेज सुनने के बाद रिया ने भी अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हुए उसे एक वॉइस मैसेज भेज दिया, जिसमें रिया ने अलेक्जेंडर से कहा था, तुमने उस दिन मेरी मोम से काफ़ी बदतमीजी से बात की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब तक तुम मेरी मम्मा से माफ़ी नहीं मांगते मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इस बात के जवाब में अलेक्जेंडर ने वॉइस नोट भेजते हुए कहा, मैं दिल्ली आया हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी नहीं? यह बात सुनते ही रिया की आंखें बड़ी हो गई। रिया बिस्तर पर आराम से लेटकर अपनी गेम खेल रही थी, मगर अलेक्जेंडर का यह वॉइस नोट सुनते ही रिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और दोबारा एक वॉइस नोट भेजते हुए रिया ने अलेक्जेंडर से पूछा, तुम यहाँ दिल्ली में क्यों आए हो? कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए एक वॉइस नोट भेजा, मैं यहाँ तुम्हारी मम्मा से माफ़ी मांगने आया हूँ। यह वॉइस मैसेज को सुनने के बाद रिया हैरान होकर कुछ देर तक अपने टैबलेट की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 7 महीनों से वह जिस लड़के से बात कर रही थी वह कुछ ही पल में इतना बदल गया था। रिया ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रिया का एक दोस्त एक ही दिन में इतना बदल जाएगा। रिया ने भी एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए अलेक्जेंडर को भेज दिया, जिसमें रिया ने कहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ सचमुच मेरी मम्मा से माफ़ी मांगने आए हो। इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा, तुम इतने वक्त से मेरे साथ बातें कर रही हो, क्या तुम मुझे अब तक इतना भी नहीं जान पाई हो कि मैं कैसा हूँ? मगर चलो, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे ठीक पहचानती हो।
यह कहने के बाद वॉइस नोट पर अलेक्जेंडर जोर जोर से हंसने लगा। अलेक्जेंडर की इस हरकत पर रिया नाराज होकर अपनी टैबलेट के पास बैठ गई। रिया ने अपना टैबलेट जोर से अपने बिस्तर पर पटक दिया। तभी अलेक्जेंडर ने एक और वॉइस मैसेज भेजा। रिया उसका वॉइस मैसेज सुनना नहीं चाहती थी, मगर वह देखना चाहती थी कि आखिर उस बदमाश अलेक्जेंडर ने उसे इस बार क्या कहा था। जैसे ही रिया ने प्ले बटन दबाया, अलेक्जेंडर की आवाज़ रिया के कानों पर पड़ी, जिसमें अलेक्जेंडर ने कहा था, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मैनरलेस मम्मा से माफ़ी मांग लूँगा? माफ़ी तो उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, मेरे प्राइवेट कॉल के बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। रिया इस बार अलेक्जेंडर पर काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अलेक्जेंडर के साथ कभी दोबारा बात नहीं करेगी। रिया को इस वक्त अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मम्मा की इतनी इंसल्ट करने के बावजूद उसने अपने दोस्त से दोबारा बात की थी। इस गिल्ट की वजह से रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बिस्तर पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। वहाँ मारवा हाउस के मेन गेट के बाहर स्पोर्ट्स शूज, हाफ पैंट और एक लंबा सा टी शर्ट पहने हुए एक 6 साल का बच्चा अपने हाथ में फ़ोन पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, दूध से सफ़ेद गाल और घुंघराले बाल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लड़का इस देश का नहीं था। अपना फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए अलेक्जेंडर ने अपने नन्हे हाथों से मारवा हाउस के बड़े दरवाजे को पीटना शुरू किया। नन्हे से बच्चे को दरवाजे पर खड़ा देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो गए। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर आकर अलेक्जेंडर से पूछने लगा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें यहाँ किसका काम है? अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपना सर उठाकर अलेक्जेंडर ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यह पूछने वाले तुम होते कौन हो? चुपचाप दरवाज़ा खोलो, मुझे रोहित से मिलना है। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इस तरह रोहित का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो गया। अलेक्जेंडर को कुछ ही घंटों पहले यह पता चला था कि रोहित उसका बायोलॉजिकल फादर है। यह खबर सुनते ही अलेक्जेंडर को अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। उसने आज तक जिसे अपना बाप समझकर जिसके साथ अपना बचपन गुजारा था, वह उसका असली बाप नहीं था। उसकी असली माँ कहाँ थी, यह तो वह खुद भी नहीं जानता था। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ना तो उसके बायोलॉजिकल फादर को और ना ही उसकी मदर को उसकी कोई परवाह थी। उन दोनों ने उसे पैदा करके बस छोड़ दिया था। इसीलिए रोहित के लिए अलेक्जेंडर के मन में काफ़ी नफरत थी। एक छोटे से बच्चे का ऐसा एटीट्यूड देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन सब की शक्ल देखकर अलेक्जेंडर ने उनमें से सबसे बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, अब एक दूसरे को देख क्या रहे हो, दरवाज़ा खोलो। उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने बच्चे को देखकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मगर तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम अंदर किससे मिलना चाहते हो और कौन हो तुम? यह सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, मैं कौन हूँ? अगर पता चल जाएगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप दरवाज़ा खोलो, मुझे रोहित से मिलना है। जब मारवा इंडस्ट्री की हेड ऑफिस में रोहित को अपनी कैबिन में यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर घर के दरवाजे पर पहुंच चुका था, तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और घर जाने के लिए तेजी से ऑफिस से निकलने लगा। रोहित के पीछे चिराग, अब्दुल और उसके खास लोग भी तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकलने लगे। रोहित ने चिराग से कहा, अभी के अभी वहां पर कॉल करके किसी को उसके डीएनए सैंपल कलेक्ट करने को कहो और वह डीएनए सैंपल जल्दी से जल्दी अनिका तक भिजवाओ। जितना जल्दी हो सके मैं पता करना चाहता हूं कि आखिर अलेक्जेंडर का मुझसे क्या रिश्ता है। चिराग इमरजेंसी समझते हुए अपने आदमियों को कॉल लगाने लगा। मारवा हाउस में दादी माँ अपने कमरे में बैठी दोपहर की चाय पी रही थी। तभी अचानक लीला तेज सांसें लेते हुए अंदर आई और दादी माँ से कहने लगी, दादी माँ, आज तो सचमुच गजब हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है, मेरी तो समझ से बाहर है। रोहित बाबा के और कितने बच्चे हैं? दादी माँ लीला की बात को हैरानी से सुनने लगी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए दादी माँ ने लीला से पूछा, तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो? लीला ने जवाब देते हुए दादी माँ से कहा, बड़ी मालकिन, होश तो आपके उड़ जाएंगे जब मेन गेट पर आए बच्चे को देखोगे। वह बच्चा दिखने में हूबहू रोहित बाबा जैसा है और वह कह रहा है कि वह रोहित बाबा का बेटा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित बाबा के और कितने बच्चे हैं। दादी माँ यह खबर सुनकर काफ़ी हैरान थी। अपनी व्हील चेयर को आगे की ओर ढकेलते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, देखो, अब यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
अगर गुलेरिया परिवार तक यह बात पहुंच गई तो हो सकता है वह लोग अनिका के साथ रोहित का रिश्ता तोड़ दें। लीला खुद दादी माँ की इस बात को लेकर काफ़ी हैरान नजर आने लगी। लीला ने दादी माँ से पूछा, तो क्या अब आपको इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है? दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, ऐतराज की कहाँ बात आ गई। अब देखो, इस पूरे शहर में और इस पूरे देश में हमारे परिवार का मुकाबला करने वाला सिर्फ एक ही परिवार है और वह है गुलेरिया परिवार। और गुलेरिया परिवार की बेटी होने के नाते रोहित की और अनिका की जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। आखिर अनिका के जो दोनों बच्चे हैं वह रोहित के ही तो हैं। मगर यह तीसरे बच्चे के बारे में अगर अनिका को पता चल गया तो हो सकता है वह रोहित से नाराज हो जाए। तुम तो जानती हो आजकल की लड़कियों को छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा हंगामा खड़ा कर देती हैं, और मैं नहीं चाहती कि इस बार रोहित के रिश्ते में किसी भी तरह की दरार आए। देखो, कुछ भी हो जाए, इस बात को हमें अभी के अभी दबा देना है। दादी माँ को कमरे से बाहर ले जाते हुए लीला ने कहा, ठीक है, चलिए अब गेट पर चलकर देखते हैं इस बात को कैसे सुलझाया जा सके। जैसे ही दादी माँ और लीला गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी कैबिन के अंदर एक 6 साल का लड़का एक सिक्योरिटी गार्ड की उंगली मुंह में दबाकर उसे जोर से चबाने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से चीख निकल रही थी। बच्चे के आसपास खड़े सारे लोग बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह उस सिक्योरिटी गार्ड की उंगली छोड़ दे, मगर बच्चा बिना कुछ कहे अपने दांतों की पूरी ताकत उंगली पर उतारते हुए बस ना में अपना सर हिलाता रहा। तभी रोहित की एक खास सिक्योरिटी गार्ड ने उस बच्चे के पास आकर बड़ी ही धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा सलाइवा इस बैग में भरेंगे और डॉक्टर के पास भिजवा देंगे। हमें इससे पता चल जाएगा कि तुम सचमुच रोहित साहब के बेटे हो या नहीं। अब तुम भी तो यह नहीं चाहोगे कि अगर कोई तुम्हारे पापा नहीं है तो तुम खामखा उसे पापा बुलाते रहो। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात अलेक्जेंडर की कुछ गले उतर रही थी। धीरे धीरे उसने अपने दांतों की पकड़ ढीली की। उस बच्चे ने बड़े ही एटीट्यूड में उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तब तो ठीक है, अब जल्दी से पता करो कि क्या सचमुच रोहित मेरे पापा है या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की उंगली में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने गौर से अपनी उंगली को देखा तो अलेक्जेंडर के दांतों के निशान उसकी पूरी उंगली पर बन चुके थे। अलेक्जेंडर ने जब उस सिक्योरिटी गार्ड को दर्द से मुंह बिगाड़ते हुए देखा तो अलेक्जेंडर ने बड़ी ही एरोगेंटली उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आइंदा से मेरे पास आओ तो मुझे बता दिया करो कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। जब तुमने उंगली मेरे मुंह की ओर बढ़ाई तो मुझे लगा कि तुम अपनी उंगली मुझे खिलाना चाहते हो। अलेक्जेंडर की बात सुनकर आसपास खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर की इस शैतानी हरकत को देखकर घबरा गए थे। उन्हें आज इस बात का एहसास हो रहा था कि नन्हा सा आर्यन कितना शांत और अच्छा बच्चा था। आर्यन ने आज तक कभी भी किसी को परेशान नहीं किया था, बड़ों के साथ बड़ी ही आदर से बात करता था, मगर यह छोटा सा बच्चा जो आज अपने आप को रोहित मारवा का बेटा कह रहा था, वह आर्यन से बिल्कुल अपोजिट था। अलेक्जेंडर ने चीफ सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहा, चलो जल्दी करो, जो भी सैंपल लेना चाहते हो जल्दी ले लो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वह रोहित सचमुच मेरा बाप है या नहीं। अलेक्जेंडर के तेवर देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल लेने के लिए किसी न किसी को एक रुई का टुकड़ा अलेक्जेंडर के मुंह में डालकर उसके सलाइवा का सैंपल लेना था, मगर यह करने के लिए अब किसी में हिम्मत नहीं बची थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत करके अपने हाथ में एक रुई का टुकड़ा पकड़ा और धीरे धीरे अलेक्जेंडर की ओर जाने लगा। अलेक्जेंडर ने धीरे से अपना मुंह खोला। सिक्योरिटी गार्ड ने कांपते हुए हाथों से रुई का टुकड़ा अलेक्जेंडर के मुंह में डाला। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपना हाथ अलेक्जेंडर के मुंह में डाला, अलेक्जेंडर ने उसे काटने का नाटक किया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने मुंह बंद करने का नाटक किया, वह सिक्योरिटी गार्ड उछलकर अपना हाथ खींचकर जमीन पर गिर गया। उसे इस तरह लड़खड़ाता हुआ देखकर अलेक्जेंडर उस सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करके जोर जोर से हंसने लगा। अलेक्जेंडर की शैतानी हंसी और उसके तेवर देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अलेक्जेंडर के मुंह में हाथ डाले। आसपास खड़े गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ किस तरह से पेश आएं। वो लोग अलेक्जेंडर को डांट भी नहीं सकते थे क्योंकि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था, मगर अलेक्जेंडर की बदतमीजी और उसकी शरारतें अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी।
उसके बाद अलेक्जेंडर ने खुद ही एक प्लास्टिक बैग से रुई का एक टुकड़ा निकाला और अपने सलाइवा का सैंपल एक छोटी सी प्लास्टिक बैग में डालकर चीफ सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में दे दिया। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपना सर उठाकर किसी राजा की तरह ऑर्डर करते हुए कहा, अब जल्दी जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारा बॉस मेरा बाप है या नहीं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वह डीएनए सैंपल अपने आदमी के साथ अनिका के पास भिजवा दिया। जब वह वापस सिक्योरिटी कैबिन में आया तो उसने देखा कि रोहित की दादी माँ अलेक्जेंडर के ठीक सामने व्हील चेयर पर बैठी थी। अलेक्जेंडर उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। कुछ देर बाद दादी माँ को घूर के देखने के बाद अलेक्जेंडर ने बड़ी ही एरोगेंटली दादी माँ से कहा, क्या आप रोहित मारवा की माँ हैं? अब यह मत कहना कि वह भी बिल्कुल आप ही की तरह दिखते हैं। इतने बदसूरत पापा मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और अगर यह बात सच है कि आप जैसे ही दिखते हैं तब तो कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। यह बात पक्की हो जाती है कि रोहित मारवा मेरे पापा नहीं हैं। दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से बच्चे की शैतानी हरकत का वह क्या जवाब देती। दादी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अलेक्जेंडर की आंखों में और उसके चेहरे हूबहू रोहित के बचपन से मिलता था, मगर अलेक्जेंडर की हरकतें ना तो रोहित जैसी थी और ना ही नन्हे से आर्यन जैसी थी। दादी माँ अपने व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर के पास गई, मगर इससे पहले कि वह अलेक्जेंडर के कान पकड़कर उसे सजा दे सके, अलेक्जेंडर अपनी जगह से उछलकर दादी माँ की व्हीलचेयर के पीछे चला गया। वह पास खड़े चीफ सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहने लगा, जरा कोई इस बूढ़ी औरत का इलाज करो। मुझे लगता है इनका दिमाग अब इन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका है। इन्हें कोई हॉस्पिटल ले जाओ, इनका इलाज करवाओ। दादी माँ के साथ आज तक पूरी जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह की बातें नहीं की थी। दादी माँ का स्टेटस न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में बहुत ऊंचा था। हमेशा लोगों ने उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा था। आज तक किसी की ज़रूरत नहीं हुई थी कि कोई भी आकर दादी माँ के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, मगर इस लड़के ने दादी माँ के पूरे जीवन को एक ही पल में समेट कर उनकी आंखों के सामने रख दिया था। दादी माँ अलेक्जेंडर को फटकारना चाहती थी, मगर उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दादी माँ ने अपनी व्हीलचेयर अलेक्जेंडर की ओर घुमाकर कहा, तुम। दादी माँ इसी शब्द पर अटक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे किस तरह अलेक्जेंडर को डांट लगाए, मगर दादी माँ की इस सिचुएशन को देखकर अलेक्जेंडर ने फिर अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, अच्छा अब समझा इस बूढ़ी दादी माँ की तकलीफ क्या है। यह ठीक से बोल नहीं पाती, इसे हकलाना कहते हैं। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है काफ़ी लोग इस बीमारी का शिकार हैं, मगर मुंह में पेन रखकर अगर बात करने की प्रैक्टिस की जाए तो 10-15 साल में इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है। मगर इतनी उम्र देखकर लगता है कि यह एक्सरसाइज इनके किसी काम की है नहीं। यह कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। दादी माँ फिर से अलेक्जेंडर को जोर से डांट लगाना चाहती थी, मगर फिर से अपनी पिन तुम कहकर अटक गई। दादी माँ इस तरह बात करते हुए देखकर अलेक्जेंडर की हंसी और ज़्यादा बढ़ गई। अलेक्जेंडर ने अपना नाम दादी माँ को बताते हुए कहा, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। अगर यह नाम आप बोलने की कोशिश करेंगी तो पता नहीं मेरा पूरा नाम खत्म होते होते कहीं शाम ना हो जाए। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर पीछे खड़े 1-2 सिक्योरिटी गार्ड भी हंसी आने लगी थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि दादी माँ के सामने अपनी बत्तीसी दिखा सके। इस छोटे से बच्चे ने आकर मारवा खानदान की सबसे ताकतवर औरत का सबके सामने मजाक बना दिया था। दादी माँ से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे दादी माँ का गुस्सा बढ़ने लगा। वह अभी चेयर से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर लीला ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। तभी अचानक दादी माँ की आंखें भारी होने लगी और देखते ही देखते दादी माँ व्हील चेयर पर ही बेहोश हो गई। दादी माँ को बेहोश होता हुआ देखकर सिक्योरिटी कैबिन में भगदौड़ मच गई। किसी ने डॉक्टर को बुलाने की आवाज़ लगाई तो किसी ने एम्बुलेंस को बुलाने की आवाज़ लगाई। चीफ सिक्योरिटी गार्ड अपने कुछ खास लोगों के साथ दादी माँ को उठाकर घर के अंदर ले गया। ठीक उसी वक्त रोहित वहाँ पहुँचा था। दादी माँ को इस हालत में देखकर रोहित भी सिक्योरिटी गार्ड का पीछा करते हुए सीधे घर के अंदर चला गया। इस सब अफरा तफरी की वजह से रोहित की नज़र अलेक्जेंडर पर नहीं पड़ी थी। कुछ ही देर में फैमिली डॉक्टर घर पर आ गए। दादी माँ का एक रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दादी माँ को एक इंजेक्शन लगाया और अनिका की दी हुई दिमाग को शांत रखने वाली टैबलेट भी दादी माँ को खिलाई गई।
रोहित और बाकी सारे घर के लोग भी दादी माँ के आसपास खड़े उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही दादी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, दादी माँ ने देखा कि रोहित ठीक उनके बिस्तर के पास बैठा उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। रोहित को देखते ही दादी माँ ने रोहित से पूछा, इस तरह का शैतान बच्चा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जैसे ही दादी माँ ने यह बात रोहित से कही, दादी माँ ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख दिया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह सचमुच बात करते हुए हकलाने लगी थी। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अनिका के घर जब रोहित का आदमी डीएनए सैंपल लेकर पहुंचा तो अनिका तुरंत उस प्लास्टिक बैग को लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। अनिका डीएनए सैंपल की टेस्ट हमेशा राजलक्ष्मी के पास करवाती थी और इस वक्त मयूर गुलेरिया की देखरेख अनिका ने पूरी तरह से राजलक्ष्मी पर छोड़ रखी थी। अनिका तेजी से लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल अपने हाथ में लेकर अनिका जैसे ही मयूर के कमरे के पास पहुंची, अनिका ने अंदर से राजलक्ष्मी और मयूर की आ रही आवाज़ सुनी। मयूर राजलक्ष्मी से पूछ रहा था, आजकल तुम बड़ी फ्री रहती हो, सिर्फ यही रहती हो? पहले तो काफ़ी बिजी हुआ करती थी, क्या हुआ? कहीं मेरी बहन ने तुम्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया? राजलक्ष्मी ने मयूर की ड्रेसिंग बदलते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैडम ने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम पर लगा रखा है। मैडम तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसीलिए अपने सबसे खास और सबसे भरोसेमंद जूनियर डॉक्टर को मैडम ने तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। तुम क्या समझते हो मैं कोई आम नर्स हूँ जो सिर्फ पट्टी बदलने का काम करती हूँ? तुम जानते नहीं मुझे, मैं खुद भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, सिर्फ मैडम के कहने पर तुम्हारी नर्सिंग करती हूँ। मयूर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ओहो, तो अब तुम मुझ पर एहसान जताने की कोशिश कर रही हो। देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम मेरी बहन के पास नौकरी करती हो तो उस लिहाज से तुम मुझसे थोड़ा तमीज से पेश आओ। मैं तुम्हारी मैडम का भाई हूँ, यह मत भूलना। अगर तुम्हारी एक शिकायत करूँगा तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए। मयूर की यह बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन अगर मुझे नौकरी से निकाल देगी तो मुझे और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी? मुझे नौकरी देने वाले हजारों लोग हैं और वैसे भी बार बार डीएनए टेस्ट कर करके मैं एक डॉक्टर कम और पैथोलॉजिस्ट ज़्यादा हो गई हूँ। अब तो मुझे लगता है कि कई पैथोलॉजी वाले भी मुझे अच्छी तनख्वाह देकर नौकरी पर रख लेंगे। सब तुम्हारी बहन की मेहरबानी है। जैसे ही राजलक्ष्मी के मुंह से ये सब बात निकली, अनिका जोर से दरवाजा खोलकर अंदर की ओर आई। अनिका को कमरे में देखकर राजलक्ष्मी हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गई और अनिका से पूछने लगी, मैडम आपने कहीं हम लोगों के बीच चल रही बातें तो नहीं सुनी? अनिका ने राजलक्ष्मी की आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेकर आई हूँ। यह कहते हुए अनिका ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक बैग राजलक्ष्मी को दिखाई। उस प्लास्टिक बैग को देखते ही राजलक्ष्मी ने अपने सर पर अपना हाथ मार दिया और अनिका से कहा, फिर से डीएनए टेस्ट? मैडम आखिर आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? राजलक्ष्मी इस बात का जवाब देते हुए अनिका से कहा, उम्मीद करती हूँ कि यह आखिरी बार होगा, मगर जल्द से जल्द इस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं और यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यह बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वह प्लास्टिक बैग अपने हाथ में लेकर राजलक्ष्मी ने अनिका की ओर देखकर पूछा, मगर इस सैंपल का मैच किसके सैंपल के साथ मैच करना है, मुझे यह तो बताइए। अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मेरे डीएनए सैंपल के साथ। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही राजलक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। राजलक्ष्मी मन ही मन सोचने लगी कि अब तो यह भी पता चल चुका है कि अनिका के पापा कौन थे, अनिका की माँ कौन थी, फिर अब किसके साथ अनिका अपना डीएनए सैंपल मैच करवाना चाहती थी। मगर राजलक्ष्मी ने इन सारे सवालों को अपने दिल में ही दबा दिया और अनिका से कहा, अच्छा इतना तो बता दीजिए कि आपके कौन से डीएनए सैंपल के साथ इसे मैच करना है? मेरा मतलब है अभी वाले डीएनए सैंपल या फिर आपकी एम्बिलिकल कार्ड से निकले गए डीएनए सैंपल के साथ। अनिका के डीएनए स्ट्रक्चर में डिलीवरी से लेकर आज तक काफ़ी बदलाव हो चुके थे। अनिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, दोनों के साथ मैच करके देखो। यह बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुकी थी कि अनिका प्लास्टिक बैग में जो डीएनए सैंपल लेकर आई थी, हो सकता है वह अनिका के तीसरे बच्चे का डीएनए सैंपल हो। राजलक्ष्मी फटी हुई आंखों से अनिका को देखती रही। कभी अनिका को देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक बैग की ओर देखती। राजलक्ष्मी कुछ ज़्यादा सोचने या समझना नहीं चाहती थी।
वह जल्द से जल्द सौंपा गया काम पूरा करके अनिका को रिपोर्ट थमा देना चाहती थी। राजलक्ष्मी अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल अपने साथ लेकर लेबोरेटरी चली गई। मारवा हाउस में जब डॉक्टर ने दादी माँ का चेकअप करने के बाद यह कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है, तो घर के सभी लोगों ने चैन की सांस ली। रोहित ने दादी माँ को नींद की गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया। जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि दादी माँ की हालत अब काफ़ी बेहतर थी, तो वह फिर से अलेक्जेंडर को मिलने नीचे चला गया। रोहित ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अलेक्जेंडर को एक अलग कमरे में बिठाया जाए, जहां फैमिली के लोगों की उस पर नज़र ना पड़े। जब रोहित उस कमरे के पास पहुंचा तो कमरे के अंदर से अलेक्जेंडर के रोने की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। रोहित ने जब अलेक्जेंडर को देखा तो वह कुछ देर तक देखता ही रह गया। रोहित की बचपन की तस्वीर हूबहू अलेक्जेंडर से मिलती थी। अलेक्जेंडर के बाल घुंघरे जरूर घुंघराले थे, मगर उसकी आंखें, उसके होठ और उसकी नाक नक्शा बिल्कुल रोहित के बचपन से मिलता था। मगर रोहित इस वक्त यह देखकर हैरान था कि अलेक्जेंडर जोर जोर से आंसू बहा रहा था। वह अपने पांव पटक कर अपने सामने खड़े नौकर से कह रहा था, प्लीज इसे ले जाओ मेरे सामने से। रोहित ने देखा कि नौकर ने अलेक्जेंडर के सामने फ्राइड चिकन रखा हुआ था, जिसे देखकर अलेक्जेंडर जोर जोर से रो रहा था। अलेक्जेंडर ने नौकर से कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटी सी जान को इस तरह मारकर खाते हो। अलेक्जेंडर की चीख सुनकर वह नौकर वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। अलेक्जेंडर ने बाहर सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया था, यह खबर घर के अंदर सारे नौकरों तक पहुंच चुकी थी। अलेक्जेंडर के सामने खड़ा नौकर समझ नहीं पा रहा था कि वह अलेक्जेंडर को कैसे शांत करे। उसने उसे समझाते हुए कहा, बाबा आप रोइए मत, आपको जो चाहिए वह मैं लाकर दे दूंगा। अगर आपको चिकन पसंद नहीं है तो आप जो कहेंगे वह बनवा कर आपके लिए अभी के अभी ले आऊँगा। क्या आपको फिश पसंद है? नौकर के मुंह से यह सुनकर अलेक्जेंडर ने अपनी रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज कर दी। नौकर ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, अगर आपको फिश पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए मटन बनवा देता हूँ। यह सुनकर अलेक्जेंडर ने अपनी रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज कर दी। नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। नौकर को लग रहा था कि अलेक्जेंडर शायद उन बच्चों में से है जिनके खाने पीने की ख्वाहिश पूरी करना किसी के बस में नहीं था। नौकर बस एक बार जानना चाहता था कि अलेक्जेंडर को क्या पसंद था। कुछ देर बाद अपनी रोने की आवाज़ धीमी करते हुए अलेक्जेंडर ने सामने खड़े नौकर से कहा, क्या आप लोग बर्ड्स और एनिमल्स के अलावा और कुछ खाते नहीं हो? कितने प्यारे जानवर होते हैं, इन लोगों को मारकर खाने से आपको क्या मिलता है? अलेक्जेंडर गहरी सिसकियां लेते हुए नौकर से यह बात कह रहा था। तब जाकर नौकर ने अपने माथे पर हाथ रखकर अलेक्जेंडर से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वेजिटेरियन हैं। नौकर ने यह सोचा था कि अलेक्जेंडर विदेश से आया है तो शायद नॉनवेज खाना पसंद करता होगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक गोरे फिरंगी जैसा लगने वाला यह बच्चा शाकाहारी हो सकता था। नौकर ने तुरंत फ्राइड चिकन की प्लेट अलेक्जेंडर के सामने से हटाते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, बस इतनी सी बात है, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हो बाबा। कोई बात नहीं, अभी आपके लिए चीज़ पास्ता बनवा कर लाता हूँ। इस बात पर अलेक्जेंडर ने अपना पाँव जोर से ज़मीन पर पटकते हुए कहा, किसने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता? और यह पिज़्ज़ा पास्ता कोई खाने की चीज़ होती है? इसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अलेक्जेंडर की बात सुनकर अब नौकर को धीरे धीरे चक्कर आने लगे थे। सामने रखी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें अलेक्जेंडर उठा नहीं रहा था, मगर यह भी कह रहा था कि वह नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ किस तरह डील किया जाए। नौकर ने अटकती हुई आवाज़ में अलेक्जेंडर से पूछा, बाबा आप ही बताइए कि आप क्या खाना चाहते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी कहेंगे वह जल्दी से जल्दी आपके सामने परोस दिया जाएगा। वह जानते नहीं आप किस वक्त कहाँ बैठे हैं। आप जो चीज़ भी ऑर्डर करेंगे वह दुनिया के किसी भी कोने से हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही घंटों में आपके सामने पेश कर दी जाएगी, बस आपको हुक्म करना है। नौकर की यह बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और अपनी आंखें छोटी करके नौकर को देखने लगा। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने नौकर से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे नॉन वेज खाना ही खिलाना चाहते हो तो एक काम करो, जंगल से जाकर शेर को पकड़ कर लाओ, या फिर एक काम करो, किसी नदी में जाकर किसी मगरमच्छ को पकड़ कर ले आओ। अलेक्जेंडर की डिमांड सुनकर नौकर के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जब अलेक्जेंडर ने नौकर को कांपते हुए देखा तब नौकर को डांट लगाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अगर लड़ना ही चाहते हो तो ताकतवर के साथ लड़ना सीखो, कमजोर पशु पक्षियों को मारकर अपने आप को ताकतवर मत समझो।
नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि वह अलेक्जेंडर की जिद के आगे और कितनी देर टिक सकता था। जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि अब अलेक्जेंडर के साथ डील करना नौकर के बस में नहीं था, तो वह बस धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही नौकर ने रोहित को आते हुए देखा, नौकर सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। रोहित धीरे से चलकर अलेक्जेंडर के पास आकर खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर अपनी चेयर पर बैठा रोहित को बड़े ही ध्यान से देखने लगा था। रोहित धीरे से अलेक्जेंडर के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। कुछ देर तक अलेक्जेंडर और रोहित एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देखते रहे। रोहित को अलेक्जेंडर में अपना बचपन नजर आ रहा था, जबकि अलेक्जेंडर, जिसने रोहित की तस्वीर पहले देख रखी थी, वह यह कन्फर्म करना चाहता था कि उसके सामने जो आदमी बैठा था उसकी शक्ल उस तस्वीर से मैच हो रही थी या नहीं। अलेक्जेंडर जब दिल्ली आने के लिए निकला था तब उसे रोहित की तस्वीर दिखाई गई थी, मगर कहीं ना कहीं रोहित की देखकर अलेक्जेंडर को यह महसूस हो रहा था कि रोहित की पर्सनैलिटी तस्वीर से कहीं ज़्यादा रियल लाइफ में अच्छी थी। रोहित की ओर देखकर अलेक्जेंडर कंटिन्यूअसली अपना एक पांव जमीन पर पटक रहा था। अलेक्जेंडर उन बच्चों में से था जो कभी भी एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकते थे, मगर यह जगह उसके लिए काफ़ी अजनबी थी और उसे ज़बरदस्ती उस जगह पर बैठाया गया था। मगर अलेक्जेंडर के मन में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी, जिसकी वजह से वह अपने बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रोहित को कुछ देर अच्छी तरह से देखने के बाद अलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा कि तुम मेरे पापा हो? रोहित ने अपनी दोनों आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए अलेक्जेंडर को बड़ी ही धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। रोहित के कहने का यह मतलब था कि अलेक्जेंडर की शक्ल हूबहू रोहित के बचपन के चेहरे से मिलती थी, इसीलिए इस बात पर ज़्यादा शक नहीं किया जा सकता था कि अलेक्जेंडर रोहित का ही बेटा था। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने अपने होठ चबाते हुए रोहित से कहा, अगर तुम मेरे पापा हो तो अभी इसी वक्त 100 बार मुझे पापा कहकर बुलाओ। अलेक्जेंडर की ऐसी बेतुकी बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह किस तरह की डिमांड थी। ऐसी जिद कभी किसी बच्चे ने नहीं की होगी। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, और मैं तुम्हें पापा क्यों बुलाऊं? अलेक्जेंडर रोहित की बात सुनते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और रोहित के पास जाकर अपने हाथ हिला हिलाकर रोहित को कहने लगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें बुलाना नहीं आता, तब उनके मम्मी पापा बार बार उन्हें बोलकर समझाते हैं किसे मम्मी कहना है और किसे पापा कहना है। जब छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसे पापा शब्द बोलना सिखाया जाता है तो पापा को उस बच्चे की ओर देखकर कई बार पापा बोलना पड़ता है। जब मेरे बचपन में तो आप मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने यह चांस मिस कर दिया था, मगर आज अगर आप मेरे सामने हो तो आप मुझे पापा बुलाकर मेरी बचपन की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। अलेक्जेंडर की बातचीत इतनी बेतुकी थी, उतनी ही लॉजिक भी था बातों में। रोहित ने कभी इस तरह का बच्चा नहीं देखा था। अलेक्जेंडर की आंखों में शरारत थी, मगर होठों पर कहीं ना कहीं सच्चाई थी। हालांकि रोहित उसे इस तरह से नहीं बुलाना चाहता था। रोहित के पास अलेक्जेंडर की इस फरमाइश को ठुकराने के लिए कोई कारण नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को इसी तरह बुलाना सिखाया जाता है, मगर तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा भाई आर्यन बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया था। उसे इस तरह से बोलना सिखाना नहीं पड़ा था, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी तुम्हारे भाई आर्यन की तरह ही होशियार और इंटेलिजेंट हो। रोहित की बात सुनकर अचानक ही अलेक्जेंडर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अलेक्जेंडर को अचानक ही किसी और बच्चे के साथ कंपेयर किया गया था। अलेक्जेंडर को हमेशा ही जीतने की आदत थी। वह किसी के सामने कम दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, और वह जो कोई भी बच्चा है मैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। रोहित बार बार मन ही मन यह सोचने लगा था कि अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में यह पता चलता है कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं है, तो आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए मुसीबतें कितनी बड़ी होंगी। ऐसा नहीं था कि रिया और आर्यन के साथ अलेक्जेंडर की बनेगी, तो हो सकता है कि अलेक्जेंडर के ऐसे स्वभाव को देखकर अनिका भी उससे नफरत करने लगे। ऐसी सिचुएशन में रोहित का क्या होगा, यह सोच सोचकर रोहित के पसीने छूटने लगे थे। तभी एक नौकर ने एक प्लेट में एक बड़ी सी केक सजाकर अलेक्जेंडर के ठीक सामने टेबल पर रखी। नौकर के जाने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर को इशारा करके कहा, लो यह केक खा लो, तब तक तुम्हारे लिए वेजिटेरियन खाना बनवाया जाएगा। अपने सामने पड़ी केक को देखते ही अलेक्जेंडर के चेहरे से एरोगेंस गायब हो गई। अलेक्जेंडर की आंखें अचानक की अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह चमकने लगी। वह केक की ओर जाकर चम्मच से फटाफट केक खाने लगा। इस बार अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच एक छोटा सा बच्चा ही था।
केक उसके सारे मुंह पर धीरे धीरे फैलने लगी थी। कुछ ही देर में पहले जो बच्चा इतनी रोब से बात कर रहा था, वही बच्चा केक देखते ही बिल्कुल बच्चों की तरह केक पर टूट पड़ा था। रोहित को अलेक्जेंडर को इस तरह दिखाते हुए देखकर कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होने लगा था। रोहित इस वक्त अपनी ही सिचुएशन समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ अलेक्जेंडर को देखते ही रोहित को उससे लगाव होने लगा था, और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का स्वभाव और बर्ताव देखकर रोहित यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि अलेक्जेंडर रिया और आर्यन का भाई हो सकता था। रोहित को अब बस बेसब्री से अनिका के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था। कुछ देर बाद जब अलेक्जेंडर ने पूरी केक खत्म कर ली तो रोहित ने टिश्यू पेपर से अलेक्जेंडर का मुंह पोंछने की कोशिश की, मगर अलेक्जेंडर ने रोहित का हाथ बीच में ही रोक लिया और टिश्यू पेपर अपने हाथ में लेकर अपना मुंह पोंछने लगा। मुंह पोंछते हुए अलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को घूर घूर कर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन अलेक्जेंडर रोहित को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था। तभी अचानक रोहित का फोन बजने लगा। रोहित ने देखा कि अनिका उसे कॉल कर रही थी। रोहित ने तुरंत कॉल कनेक्ट करते ही अनिका से पूछा, क्या हुआ, डीएनए रिपोर्ट आ गई? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अनिका से पूछा, क्या उसकी डीएनए रिपोर्ट मैच हो रही है? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने कहा, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं अलेक्जेंडर से मिलने घर आ रही हूँ। यह कहकर अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मगर अनिका ने रोहित को फोन पर यह नहीं बताया था कि आखिर डीएनए टेस्ट रिजल्ट मैच हो रहे थे या नहीं। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ अनिका थी या रश्मि। मगर अनिका ने इस बात का खुलासा करने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रोहित से अब यह सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अचानक रोहित की नज़र टेबल पर बैठे अलेक्जेंडर पर पड़ी। अलेक्जेंडर जो अब तक पूरी केक खत्म कर चुका था, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच जोर से टेबल पर फेंकी। अलेक्जेंडर के तेवर देखकर रोहित का सर चकराने लगा था। रोहित नहीं चाहता था कि अलेक्जेंडर अनिका के सामने भी इतना रूड बिहेव करे, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर और अनिका के बीच में कोई भी कड़वाहट आई तो यह उसके लिए उसके फ्यूचर में मुसीबत बन सकती थी, खासकर तब अगर अलेक्जेंडर रश्मि का बेटा होता। मगर रोहित जानता था कि अलेक्जेंडर इतनी आसानी से मान जाने वाला बच्चा नहीं था। रोहित अलेक्जेंडर के पास बैठकर धीमी आवाज में अलेक्जेंडर से कहने लगा, देखो अभी एक आंटी आएंगी यहाँ तुमसे मिलने। वह बहुत अच्छी हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। उनके साथ तुम जरा अच्छे से पेश आना। रोहित की यह बात सुनकर अलेक्जेंडर अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखने लगा। अलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अलेक्जेंडर को रोहित में कोई दिमागी खराबी नजर आ रही थी। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपने आप को देखते हुए कहा, मुझे देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता? रोहित के पास अलेक्जेंडर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रोहित ने टॉपिक बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, मगर तुम जरा सॉफ्टली बात करना, जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे करते हैं। अलेक्जेंडर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं बेवकूफ़ की तरह बात करूं? क्योंकि मेरी उम्र के बच्चे ज़्यादातर बेवकूफ़ियों वाली बात करते हैं, मगर माफ़ कीजिएगा, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। कभी कभी अलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को मन होता कि वह अलेक्जेंडर को उसी तरह डांट फटकार लगाए जिस तरह बचपन में शरारत करने पर वह आर्यन को फटकार लगाया करता था। मगर वह जानता था कि आर्यन और अलेक्जेंडर में काफ़ी फ़र्क था। आर्यन को डांट पड़ते ही वह अपनी गलती मानकर अपने आप सही रास्ते को पकड़ लेता था। नन्ही सी रिया भी काफ़ी शरारती थी, मगर कभी भी उसने शरारत करने में दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी। मगर सामने बैठे अलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को यह भरोसा नहीं होता था जो आर्यन और रिया को देखकर होता था। मगर अब रोहित यह बात अच्छी तरह समझ चुका था कि अलेक्जेंडर को ज़्यादा समझने का फायदा नहीं था। अगर उसका मूड और ख़राब हुआ तो हो सकता है वह रोहित का गुस्सा अनिका पर उतारे, जो रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित ने टेबल पर पड़ी चम्मच की ओर देखकर नौकर को बुलाकर टेबल साफ करने को कहा। जब नौकर एक साफ कपड़े से टेबल पोंछने लगा तो अलेक्जेंडर ने अपने पाँव पटकते हुए नौकर से कहा, अगर मेरा दोस्त टॉमी यहाँ होता तो तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं होती, वह अपनी ज़बान से ही सब कुछ साफ कर देता। अलेक्जेंडर की बात सुनकर नौकर चौंक कर अलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। वह सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा दोस्त था जो जमीन पर गिरी केक चाट कर जमीन साफ कर देता था। भले ही रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था, मगर हैरान नौकर ने अलेक्जेंडर से पूछा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो जबान से जमीन साफ कर देता है? अलेक्जेंडर यह सवाल सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए नौकर की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, टॉमी मेरा दोस्त, मेरा कुत्ता, अभी 3 साल का है।
यह कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही नौकर खाली प्लेट और चम्मच उठाकर कमरे से बाहर गया, अलेक्जेंडर के फोन पर रश्मि का फोन फ्लैश होने लगा। अलेक्जेंडर ने फोन उठाते ही कहा, कहो क्या काम है? रश्मि ने कांपती हुई आवाज में अलेक्जेंडर से पूछा, तुम अब तक निकले नहीं? तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे। क्या तुम्हें अब तक उन लोगों ने प्लेन में नहीं बैठाया? रश्मि तेज सांसें ले रही थी। रश्मि की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर ने अपने एक कान में उंगली डाल दी। रश्मि की हालत काफ़ी ख़राब थी। वह जल्द से जल्द अलेक्जेंडर को दिल्ली में देखना चाहती थी ताकि चिराग और उसके आदमी रश्मि को खाना दे। इसी वजह से रश्मि की आवाज़ फ़ोन पर काफ़ी तेज हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने रश्मि की पूरी बात सुनने के बाद कहा, अरे मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रश्मि ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अगर पहुँच गए हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचे मुझे कन्फर्म कर देना। अलेक्जेंडर ने इस बात का बड़ी एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, हाँ तो अब कर देता हूँ इन्फॉर्म, मैं आ गया हूँ, बस हो गई तसल्ली। रश्मि भी अच्छी तरह जानती थी कि अलेक्जेंडर के साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। रश्मि ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम प्लीज़ मेरे लिए खाना भिजवाओ, मैं 5 दिनों से भूखी हूँ। रश्मि की आवाज़ फ़ोन पर काफ़ी तेज हो गई थी। आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि अब वह और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अलेक्जेंडर ने अपने कान से फ़ोन को थोड़ा दूर करते हुए रश्मि से कहा, ठीक है लेकर आता हूँ। तुम तो टॉमी से भी ज़्यादा तेज आवाज़ निकाल रही हो। अलेक्जेंडर को रश्मि के साथ बात करते हुए सुनकर रोहित की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जिस तरह से अलेक्जेंडर ने रश्मि से बात की थी उससे एक बात तो साफ थी कि अलेक्जेंडर सभी के साथ इसी तरह बात करता था और हो सकता है कि अलेक्जेंडर अनिका के साथ भी इसी तरह बर्ताव करे। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अलेक्जेंडर ने फ़ोन को वहीं टेबल पर रखा और रोहित की ओर देखा। रोहित की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर को कुछ सोचने लगा। अलेक्जेंडर को देखकर रोहित को ऐसा लगा कि अभी अलेक्जेंडर शायद रोहित से पूछेगा कि रश्मि कहाँ है और वह उससे मिलना चाहता था। मगर तभी अलेक्जेंडर के मुंह से एक बात सुनकर खुद रोहित भी हैरान हो गया। अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, अच्छा मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा कमरा कौन सा होगा और सबसे ज़रूरी बात, मेरे कमरे में क्या क्या होगा। शायद जिंदगी में पहली बार रोहित के साथ किसी ने इस तरह की बात की थी। अलेक्जेंडर और रोहित की बात अगर कोई सुन लेता तो शायद उसे ऐसा लगे कि अलेक्जेंडर किसी होटल के स्टाफ के साथ बात कर रहा था और होटल के मैनेजर को एक अच्छा सा कमरा दिखाने का हुक्म दे रहा था। रोहित जानता था कि जब घर आए इस मेहमान की असलियत पता चलने से पहले रोहित को उसका हर हुक्म मानना होगा। इससे पहले कि रोहित नौकरों को बुलाकर अलेक्जेंडर को अपना कमरा दिखाता, मारवा हाउस की पार्किंग लॉट में अनिका की कार एंटर हुई। अनिका ने कार को तेजी से ब्रेक मारी और गाड़ी को बिना लॉक किए ही कार से उतरकर अंदर की ओर जाने लगी। पार्किंग लॉट में खड़े गार्ड ने जैसे ही देखा कि अनिका तेजी से मारवा हाउस के अंदर जा रही थी तो वह लोग दौड़कर अनिका की कार के पास पहुंचे और कार का दरवाजा बंद किया। अब तक मारवा हाउस के सारे सिक्योरिटी गार्ड यह समझ चुके थे कि अनिका के आते ही सारे गेट खुल जाने चाहिए और अनिका को बिना किसी रोक टोक मारवा हाउस के अंदर आने दिया जाना चाहिए। अंदर कमरे में बैठे रोहित को जब पता चला कि अनिका मारवा हाउस में दाखिल हो चुकी है तो उसके चेहरे की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। रोहित के मन में घबराहट की 2 वजह थी। एक यह कि रोहित यह जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ कौन थी, रश्मि या अनिका, और दूसरी घबराहट अलेक्जेंडर का बर्ताव था। अलेक्जेंडर जिस तरह से बाकी बड़ों से बात करता था, अगर उसी तरह से अलेक्जेंडर ने अनिका के साथ बात की तो हो सकता था कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ साथ अपना गुस्सा रोहित पर भी उतारे। वैसे अनिका बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हो जाए और उस पर चीखने चिल्लाने लगे। अनिका का गुस्सा करने का स्टाइल कुछ और ही था। अगर अनिका को रोहित की कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वह कई घंटों तक, कई दिनों तक रोहित के साथ कम्युनिकेशन करना बंद कर देती थी और अनिका की यह चुप्पी रोहित के मन में ज़्यादा घबराहट पैदा करती थी। जब अनिका का नाम सुनकर रोहित अपनी जगह से उठकर तेजी से बाहर जाने लगा तो अचानक रोहित के कानों पर एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। रोहित ने जब हैरान होकर मुड़कर पीछे देखा तो अलेक्जेंडर अपनी जगह पर बैठा हुआ रोहित को देखकर सीटी बजा रहा था। रोहित ने हैरान होकर अलेक्जेंडर से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? तभी रोहित की ओर देखकर एक आंख मारते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या आपके घर में कोई टाइगर घुस आया है? यह कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। इससे पहले कि रोहित अलेक्जेंडर को कुछ कहता या कुछ समझाने की कोशिश करता, रोहित ने देखा कि अनिका सीधे अलेक्जेंडर के कमरे के अंदर आ गई थी। पहले रोहित ने यह सोचा था कि वह अलेक्जेंडर को लेकर बाहर लिविंग रूम में अनिका से मिलवाएगा, मगर शायद अनिका ने पहले ही नौकरों से पूछ लिया था।
कि रोहित और अलेक्जेंडर कहाँ बैठे थे। अनिका को रोकना घर के किसी नौकर के बस में नहीं था। जैसे ही अनिका कमरे में आई, अनिका कुछ देर तक अलेक्जेंडर को देखती रही। अलेक्जेंडर अपनी ही धुन में यहाँ वहाँ देखता रहा। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अनिका से आंखें नहीं मिला रहा था। रोहित के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। आखिर वह घड़ी आ ही गई थी जब अलेक्जेंडर और अनिका का आमना सामना होने वाला था। रोहित ने अलेक्जेंडर को आंखें दिखाकर अपने पास आने का इशारा किया। अलेक्जेंडर अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर पांव पटकते हुए रोहित के पास आया। रोहित ने अलेक्जेंडर को कंधे से पकड़कर अनिका की ओर घुमाया और कहा, क्या तुम इन्हें हाय नहीं कहोगे? रोहित की आवाज़ सुनते ही अलेक्जेंडर मुड़कर रोहित को ऊपर की ओर देखने लगा और फिर अचानक ही अलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा, क्या यही है वो टाइगर आंटी? अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग बिल्कुल शांत हो गए। रोहित के साथ साथ आसपास खड़े एक दो नौकर भी अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने हैरानी से रोहित की ओर देखकर पूछा, टाइगर? यह मुझे इस तरह क्यों बुला रहा है? क्या तुमने इसे मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है? इससे पहले कि रोहित इस बात का कोई जवाब दे पाता, अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ, अभी अभी इन्होंने मुझसे कहा कि एक आंटी अंदर आएगी। बिल्कुल टाइगर की तरह गुस्सा सवार रहता है उनके सर पर। अलेक्जेंडर की इस तरह का देखकर रोहित के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्चा क्या चीज था। अनिका की आंखों में रोहित के लिए हैरानी और गुस्सा दोनों एक साथ नजर आने लगे थे। रोहित इस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अलेक्जेंडर ने ऐसा बम क्यों फोड़ दिया था जिससे लगी आग को बुझाना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था। मगर अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका के मन में कहीं ना कहीं यह बात भी चलने लगी थी कि अनिका ने यह आवाज़ पहले भी कहीं सुनी थी। अलेक्जेंडर के बोलने का तरीका अनिका को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। इससे पहले कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ बात करना शुरू करती, अनिका का फ़ोन रिंग होने लगा। अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी। कुछ देर तक फ़ोन की ओर देखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका आंखों के इशारे से उसे क्या कहना चाहती थी। राजलक्ष्मी का फोन उठाने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी की बातें सुन रही थी। वो अनिका को जो कुछ भी कह रही थी वह बातें रोहित के कानों तक पहुंच रही थी। रोहित बड़े ही ध्यान से अनिका का हर एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, मगर हमेशा की तरह अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। वह बस बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी की बातें सुनकर कभी हाँ या कभी ना में उसका जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और पास खड़े नौकरों से कहा, बच्चे को उसके कमरे में ले जाओ। अनिका का ऑर्डर मिलते ही एक नौकर दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गया ताकि उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाए, मगर जैसे ही नौकर ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अलेक्जेंडर ने एक झटके से उसको रोकते हुए कहा, प्लीज़, बिना मेरी परमिशन मुझे कोई टच नहीं करेगा। यह अच्छे मैनर्स नहीं है। रोहित जानता था कि अलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वैसे तो वह सच था, मगर वह किसी भी तरह इस वक्त अलेक्जेंडर का यह स्वभाव अनिका के सामने निकलने नहीं देना चाहता था। अनिका बड़े ही ध्यान से अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अलेक्जेंडर को देखने लगी थी। अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकलने के लिए नौकर के आगे चलने लगा। नौकर भी ठीक उसका पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे तक पहुंचने के बाद अचानक अलेक्जेंडर चलते चलते रुक गया। उसने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, पापा, क्या मैं बेसमेंट जाकर उन्हें खाना दे सकता हूँ? इस बार अलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई कि अलेक्जेंडर में कुछ कुछ क्वालिटीज थी जो साबित कर रही थी कि उसके अंदर भी एक इंसान का दिल था। अलेक्जेंडर शायद रश्मि को भूखा नहीं देख सकता था और इसीलिए उसके लिए खाना ले जाना चाहता था। यह सोचकर रोहित ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकलने से पहले फिर से अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर रोहित से पूछने लगा, क्या मैं उनके लिए खाना ले जा सकता हूँ? रोहित ने फिर से हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहित का इशारा देखते ही एक नौकर जल्दी से अलेक्जेंडर के पास आया और कहने लगा, चलो बेटा, मैं तुम्हें किचन में लेकर चलता हूँ। वहाँ तुम्हें जो भी पसंद आए वह अपने साथ ले जाना। नौकर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे किचन में तो काफ़ी वायलेंस होता है। तुम छोटे छोटे जानवरों और पक्षियों को मार जो देते हो। मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे किचन में। कुछ देर सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने नौकर से पूछा, क्या तुम्हारे पास वेजिटेबल्स हैं? नौकर ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पास तरह तरह के वेजिटेबल हैं। आप जो भी सब्जी कहेंगे हम तुरंत बनाकर दे देंगे। इस बात पर नौकर को टोकते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि नेचर ने जिस चीज़ को जैसे उगाया है
अगर उसे उसी फॉर्म में उसे खाया जाए तभी वह फायदा देता है। कुकिंग करके उसमें तरह तरह की चीज़ें मिक्स करके तुम उन वेजिटेबल का सारा न्यूट्रिशन मार देते हो। कभी तुमने खरगोश को, कुत्ते को, बिल्ली को किसी वेजिटेबल में पकाकर खाते हुए देखा है? अलेक्जेंडर का यह लॉजिक सुनकर कमरे में खड़े तीनों नौकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि अलेक्जेंडर का लॉजिक बिल्कुल सही था, मगर नौकर अलेक्जेंडर की इस लॉजिक को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा से ही वेज सब्जियों को पकाकर ही खाया था। अलेक्जेंडर के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करते हुए नौकर अलेक्जेंडर को सीधे किचन के बगल वाले कमरे में ले गया, जहाँ ढेर सारी फ्रेश वेजिटेबल रखी गई थी। कुछ गाजर, कुछ मूली और कुछ ग्रीन वेजिटेबल एक टोकरी में भरने के बाद अलेक्जेंडर ने वो टोकरी नौकर के हाथ में दे दी और कहा, यह सब ठीक रहेगा, अब चलो मेरे साथ। रोहित ने अपने स्पेशल गार्ड को इशारा करते हुए कहा कि वह अलेक्जेंडर को रश्मि के पास ले जाए। नौकर ने सब्जी की टोकरी गार्ड के हाथ में थमा दी। गार्ड अलेक्जेंडर को लेकर बेसमेंट की ओर चला गया। अनिका बड़ी ही गौर से अलेक्जेंडर की हर हरकत को नोटिस कर रही थी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अलेक्जेंडर रोहित सिक्योरिटी गार्ड के साथ नीचे चला जा चुका था और अब रोहित और अनिका की बातें नहीं सुन सकता था, तो अनिका की ओर देखकर रोहित ने सिर्फ इशारा करते हुए पूछा कि आखिर टेस्ट रिजल्ट क्या आया था। अनिका कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। उसके बाद अनिका ने ना में अपना सर हिला दिया। अनिका की ना देखते ही रोहित का दिल जैसे अचानक बैठ गया था। अनिका की ना का यह मतलब था कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था। रोहित के दिल में अब तक जो ख्याल एक बार सपना बनकर घूम रहा था, अब वह हकीकत बन चुका था। रोहित के लिए अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना किसी बुरे सपने को देखने से कम नहीं था। रोहित की आंखों के सामने उसका परिवार दो हिस्सों में बंट चुका था। जब वो अपने माथे पर हाथ रखकर अपने पास पड़े सोफे पर बैठा, तब अनिका भी धीरे से उसके सामने आकर बैठ गई। रोहित ने देखा कि अनिका अपना एक हाथ अपने गले पर रखकर किसी गहरी सोच में थी। इस वक्त अपने ख्यालों से बाहर निकलकर रोहित यह सोचने लगा कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था, तो फिर यह बात उसने पहले रोहित को फ़ोन पर क्यों नहीं बताई, और वह स्पेशली यहाँ अलेक्जेंडर को मिलने क्यों आई थी। रोहित को इस बात का भी एहसास हुआ कि अनिका जब से आई थी बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर को देख रही थी। रोहित जानना चाहता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। रोहित ने धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या यह कन्फर्म हो चुका है कि तुम दोनों माँ बेटे नहीं हो? अनिका ने अपना हाथ नीचे करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, जब मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच किया गया तो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। राजलक्ष्मी के मुताबिक हम दोनों माँ बेटे नहीं हैं। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित का सर झुक गया। रोहित की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनिका को कोई धोखा दिया था। तभी अनिका ने धीरे से रोहित की ओर देखकर कहा, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि अलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है। अनिका की यह बात रोहित को चौंकाने वाली थी। रोहित फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगा। रोहित ने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। अलेक्जेंडर को देखते ही रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि अलेक्जेंडर की शक्ल हूबहू रोहित से मिलती थी। इसीलिए रोहित के मन में कभी अपना और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच करवाने का ख्याल भी नहीं आया। रोहित ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, तो क्या मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच नहीं हो रहा है? अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें पहले फ़ोन किया था तब राजलक्ष्मी ने मुझे बताया था कि मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ पहुँची तब दोबारा राजलक्ष्मी का फ़ोन आया, मुझे यह बताने के लिए कि इस बात को भी अभी कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि तुम भी अलेक्जेंडर के बायोलॉजिकल फादर हो, क्योंकि तुम्हारे और उसके डीएनए स्ट्रक्चर में भी सिर्फ 90% मैच हो रहे हैं और बायोलॉजिकल बाप बेटे के बीच में 99.9% से ज़्यादा डीएनए मैच होते हैं। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित काफ़ी शॉक हो गया। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। रोहित धीरे धीरे अनिका की बात पूरी तरह से समझ चुका था। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को? इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, अनिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ हो सकता है इस बच्चे के जेनेटिक्स इंजेक्शन दिए गए हों, जिससे इसका डीएनए स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है। रोहित जानता था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग एक काफ़ी खतरनाक मकसद से जुड़ी थी, मगर जब से अलेक्जेंडर घर आया था तब से लेकर अब तक रोहित ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि शायद क्रिस्टोफर ने इस छोटे से बच्चे के साथ भी वही किया होगा जो क्रिस्टोफर की गैंग हजारों लाखों बच्चों के साथ इतने सालों से करती आई थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका से पूछा, तो क्या अब यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या अलेक्जेंडर सचमुच मेरा बेटा है या नहीं?
अनिका ने अपने फ़ोन में राजलक्ष्मी का पूरा मैसेज पढ़ने के बाद रोहित से कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पता तो जरूर लगाया जा सकता है, मगर राजलक्ष्मी के कहने के मुताबिक इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई रास्ता है तो फिर उसे तुरंत नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो बच्चे को जो जेनेटिक इंजेक्शन दिए गए हैं उससे बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आए हैं। कम उम्र में जब इस तरह के इंजेक्शन बच्चे को दिए जाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी तेज रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए पता लगाया जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आखिर बच्चे का डीएनए स्ट्रक्चर किस फैमिली को बिलोंग करता है। हाँ, मगर एक बात जरूर है, यह पता जरूर लगाया जा सकता है कि वह तुम्हारा बेटा है या नहीं। हमें अलेक्जेंडर के अलग अलग डीएनए सैंपल राजलक्ष्मी को भेजने होंगे। फिर उन अलग अलग डीएनए सैंपल से राजलक्ष्मी एक ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर तक पहुंचेगी जो अलेक्जेंडर का ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर होगा। मगर ऐसा करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इस काम के लिए राजलक्ष्मी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, मगर खुद राजलक्ष्मी के लिए भी ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, मगर मैं जानती हूँ कि राजलक्ष्मी यह पता करने में ज़रूर कामयाब होगी कि अगर अलेक्जेंडर का ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर क्या है। रोहित के लिए अब यह बात कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। रोहित किसी भी तरह यह जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर कौन था। क्या वह रोहित का बेटा था, और अगर था तो उसको जन्म देने वाली माँ कौन थी। रोहित के फ्यूचर से जुड़े कई सवालों का जवाब उस डीएनए रिपोर्ट से जुड़ा था। रोहित जानता था कि इस वक्त उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर तक सर झुकाकर बैठे रहने के बाद अचानक ही रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, तो क्या यह पता लगाया जा सकता है कि रश्मि उसकी माँ है या नहीं। अनिका ने फिर से रोहित को समझाते हुए कहा, देखो इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर रश्मि ही उसकी जन्म देने वाली माँ है, फिर भी जेनेटिक इंजेक्शंस की वजह से बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आ चुका है जो उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर हो सकता है। बच्चे की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है, मगर यह जरूरी नहीं है कि वह तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा हो। यह जेनेटिक इंजेक्शन वाकई काफ़ी खतरनाक और असरदार है। बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर को धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए स्ट्रक्चर के साथ ज़बरदस्ती मैच किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा तुम्हारे बॉडी टाइप का अपनाता जा रहा है। यह सारी बातें सुनकर रोहित भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि साइंस ने जितनी तरक्की की थी, क्या वह साइंस इंसान के लिए उसकी तरक्की का रास्ता था, या इंसान सर्वनाश की ओर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाता रहे। अगर इसी तरह से इंजेक्शन लेकर किसी इंसान जैसा दूसरा इंसान बनाया जा सकेगा तो पता नहीं आने वाले दिनों में इस दुनिया का क्या होगा। जब रोहित ये सब कुछ सोच रहा था तभी अचानक उसके मन में एक और ख्याल आया। भले ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने में अभी वक्त लग रहा था, मगर एक रास्ता था जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि सचमुच रश्मि अलेक्जेंडर की माँ थी या नहीं। अचानक रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। रोहित ने अनिका के सामने अपनी फ़ोन स्क्रीन रखी। फ़ोन स्क्रीन पर एक कैमरा के जरिए रोहित और अनिका नीचे बेसमेंट में बैठी रश्मि को देख पा रहे थे। अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, एक माँ चाहे कितनी भी भूखी हो, जब अपने बेटे को मिलती है तब अपने माँ होने की कोई ना कोई साइन हम तक जरूर पहुँचाती है। देखते हैं कि आज रश्मि को पेट की भूख ज़्यादा सताती है या अपनी ममता की। हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अनिका और रोहित बड़े ही ध्यान से सीसीटीवी कैमरा से मिल रही फुटेज को फ़ोन में देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड नन्हे से आर्यन को अपने साथ लिफ्ट से नीचे बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। मारवा हाउस के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, जिसका लाइव फुटेज रोहित के मोबाइल में देखा जा सकता था। रोहित एक के बाद एक कैमरा बदल बदल कर अलेक्जेंडर को फॉलो करने लगा था। अलेक्जेंडर को सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे बेसमेंट में बने अंधेरे कमरे की ओर ले जाने लगा। कोई और 6 साल का बच्चा अगर किसी अनजान आदमी के साथ ऐसी जगह पर जाता तो शायद डर के मारे अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता, मगर अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी जगह पर जाना उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। बिना डरे बिना हिचके वह सिक्योरिटी गार्ड के साथ बेसमेंट के कॉरिडोर में बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था। फिर एक कमरे के सामने खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड ने अलेक्जेंडर को अंदर जाने का इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अलेक्जेंडर अपना नन्हा सा सर खुले दरवाजे में से अंदर डालते हुए धीरे से कमरे के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर रोशनी बहुत कम थी। ऊपर बैठे अनिका और रोहित को इंफ्रारेड कैमरे के जरिए अलेक्जेंडर उस वाले कमरे में दिखाई दे रहा था। अलेक्जेंडर अंधेरे कमरे में अपनी छोटी आंखें करके रश्मि को ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने में ज़मीन पर पड़ी रश्मि पर पड़ी। ऐसा नहीं था कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, मगर वहाँ जितने भी बल्ब लगाए गए थे उसमें पावर बहुत कम थी। जैसे जैसे अलेक्जेंडर अपने कदम रश्मि की ओर बढ़ाने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी। अलेक्जेंडर को इस बात का डर था कि कहीं भूख की वजह से रश्मि ने वहीं पर अपना दम ना तोड़ दिया हो। रश्मि की सांसें चल रही थी या नहीं, यह देखने के लिए अलेक्जेंडर अपने कदम आगे बढ़ाता गया। जब अनिका ने वीडियो कैमरा के जरिए रश्मि को ऐसी हालत में देखा तो अनिका के चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी। उसने रोहित से कहा, यह क्या? कहीं रश्मि को कुछ? इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, रोहित ने हाथ के इशारे से अनिका को रोकते हुए कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी सांसें चल रही हैं। मेरे आदमी ने उन पर बराबर उस पर नज़र बनाए रखी है। 5 दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, इसीलिए शायद अब शरीर में इतनी ताकत नहीं बची। अगर उसके कमरे में पानी का एक टैप फिट किया गया है, लगातार पानी पीती रहती है। रोहित की बात सुनकर अनिका ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ रहे अलेक्जेंडर के कदमों की आवाज़ जैसे ही रश्मि के कानों पर पड़ी, धीरे से रश्मि ने अपना सर उठाया। जैसे ही रश्मि ने देखा कि अलेक्जेंडर के नन्हे से कदम उसकी ओर आगे बढ़ रहे थे, कांपते हुए हाथों से रश्मि ने अपने शरीर को सहारा दिया और अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? रश्मि की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। रश्मि की हालत देखकर अलेक्जेंडर की आंखें चौड़ी हो गई। रश्मि का चेहरा इस वक्त अलेक्जेंडर को काफ़ी डरावना लग रहा था। ऐसे अंधेरे कमरे में रश्मि को इस तरह देखकर किसी और छोटे बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया होता, मगर यह कमरा बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह के तय खाने में अलेक्जेंडर को बचपन से रखा गया था। यह जगह उसके लिए खुद के कमरे से ज़्यादा अलग नहीं थी। रश्मि अपने आप को जमीन पर घसीटते हुए अलेक्जेंडर के पास जाने लगी। इससे पहले कि रश्मि अलेक्जेंडर के पास पहुंचती, अलेक्जेंडर अपने कदम पीछे करते हुए रश्मि से कुछ दूर चला गया। रश्मि ने फिर तेज सांसें लेते हुए अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? मैं यहाँ भूख से तड़फ रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो? अलेक्जेंडर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कपड़े की बैग से एक गाजर निकाला और रश्मि के सामने फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही रश्मि ने वह गाजर उठाया, मगर जब रश्मि ने ध्यान से उस गाजर को देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह गाजर काफ़ी बासी लग रही थी। हैरानी से अलेक्जेंडर की ओर देखकर रश्मि ने कहा, यह क्या लाए हो तुम मेरे लिए? मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए खाना लेकर आना, और तुम यह सड़ा हुआ गाजर लेकर आए हो मेरे लिए। रश्मि से कुछ कदमों की दूरी बनाए रखते हुए अलेक्जेंडर ने रश्मि की ओर देखकर कहा, बड़ी मुश्किल से यह लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब खा लो इससे पहले कि किसी की नज़र पड़ जाए, वरना यह भी तुमसे छीन लिया जाएगा। अनिका और रोहित, जो यह सारी बातें रोहित के मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से सुन रहे थे, वह यह देखकर हैरान रह गए कि अलेक्जेंडर रश्मि के साथ इस तरह बर्ताव कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अलेक्जेंडर ने रश्मि को बासी गाजर क्यों दिया था, जबकि घर के नौकर ने उसे साफ साफ कहा था कि वह जो मर्जी चाहे वह खाना और वह वेजिटेबल अपने साथ ले जा सकता है। बेसमेंट के कमरे में रश्मि हैरानी से अलेक्जेंडर को देखती रही। अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे लगता है मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाना चाहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से यह गाजर तुम्हारे लिए चुरा कर लाया हूँ। अब जल्दी खा लो, इससे पहले कि किसी की नज़र पड़ जाए और यह गाजर भी तुमसे छीन लिया जाए। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही बिना टाइम गवाए रश्मि फटाफट गाजर मुंह में रखकर चबाने लगी। रश्मि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल का खतरनाक भूखा जानवर शिकार को देखकर उस पर झपट पड़ा था। गाजर चबाते हुए रश्मि ने अलेक्जेंडर की ओर देखा और कहा, कहीं तुम मुझसे बदला लेने के लिए तो यह सब कुछ नहीं कर रहे हो? रश्मि की यह बात जैसे ही अनिका और रोहित के कानों पर पड़ी, वह दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रश्मि किस बदले की बात कर रही थी। एक छोटा सा बच्चा किसी के साथ बदला क्यों लेना चाहेगा? यह बात दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। नीचे बेसमेंट में अलेक्जेंडर ने रश्मि की बात का जवाब देते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रही हो? एक तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को खतरे में डालकर किसी के घर से यह वेजिटेबल चोरी की है। अगर पकड़ा जाता तो पता नहीं तुम्हारे साथ साथ यह लोग मुझे क्या सजा देते, मगर मुझे लगता है कि मेरे पापा काफ़ी खतरनाक आदमी हैं। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले जाना चाहता हूँ तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुझे तो लगा कि अभी इसी वक्त वह अपना बेल्ट निकालकर मुझे पीटने लगेंगे, मगर किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया और आते आते तुम्हारे लिए यह गाजर लेकर आया। तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रोज़ किसी न किसी तरह कोई ना कोई वेजिटेबल चुराकर तुम्हारे लिए ले आऊँगा। अलेक्जेंडर की बात सुनकर रश्मि को इस वक्त रोहित पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था।
साथ ही साथ रोहित के लिए रश्मि के मन में नफरत भी बढ़ने लगी थी। अपने नाखून जमीन पर जोर से कुरेदते हुए रश्मि ने कहा, वह आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई भी इंसान एक औरत के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है? वह मुझे भूख से मार देना चाहता है। अलेक्जेंडर ने रश्मि की बात काटते हुए कहा, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें मिल सकता हूँ, मगर मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं गई, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक यहाँ रुक गया। चलो अब मैं चलता हूँ। इससे पहले कि रश्मि अलेक्जेंडर को कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर दौड़कर दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने दरवाजा खोला, रश्मि ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अलेक्जेंडर, मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा है वह सारी बातें याद है ना तुम्हें? रश्मि की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपनी जगह से पीछे मुड़कर रश्मि को देखा और हवा में अपना एक हाथ लहराते हुए कहा, मुझे सब याद है। यह कहने के बाद अलेक्जेंडर दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। जैसे ही अलेक्जेंडर उस कमरे से बाहर निकला, रोहित ने अपने फ़ोन से नजरें हटाकर अनिका की ओर देखा। अनिका और रोहित दोनों ही अलेक्जेंडर के बर्ताव को समझ नहीं पा रहे थे। अलेक्जेंडर जितनी भी देर अंदर कमरे में रश्मि के साथ बात कर रहा था, उसने कभी भी रश्मि को माँ कहकर नहीं पुकारा था। अलेक्जेंडर की यह बात अनिका और रोहित दोनों को काफ़ी अजीब लग रही थी। अलेक्जेंडर ने रश्मि के साथ जो कुछ भी किया था, उससे एक बात तो साफ थी कि अलेक्जेंडर को रश्मि कुछ खास पसंद नहीं थी। कहीं ना कहीं यह नन्हा सा अलेक्जेंडर धीरे धीरे रोहित की आंखों में गर्व करने लगा था। रोहित ने अपनी धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम्हें क्या लगता है यह अलेक्जेंडर हम दोनों का बच्चा हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं अनिका को रोहित की इस बात से सवाल कम और उम्मीद ज़्यादा नजर आ रही थी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर इससे पहले कि अनिका रोहित की बात का कोई जवाब दे पाती, अचानक ही बड़ी दादी माँ की केयर टेकर लीला वहां आ पहुंची। लीला को देखते ही अनिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अनिका को देखते हुए लीला ने कहा, दादी माँ ने आपको याद किया है। लीला की बात सुनते ही अनिका रोहित की ओर देखने लगी। वो भी हैरानी से लीला की ओर देखने लगा। वो जानता था कि दादी माँ को अनिका कुछ खास पसंद नहीं थी और हो सकता था दादी माँ अनिका से मिलकर फिर से उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, मगर इससे पहले कि अनिका और रोहित लीला की बात को टाल सकते, लीला ने अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से आपको उन्हें एक बार मिल लेना चाहिए। दादी माँ की तबीयत के बारे में सुनते ही अनिका अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और रोहित से पूछा, क्या दादी माँ अपनी दवाई ठीक से ले रही हैं? रोहित ने अनिका का आश्वासन देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक टाइम पर उन्हें सारी दवाइयाँ दे देता हूँ, और फिर लीला मौसी भी दादी माँ की बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। लीला ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में रोहित के सामने सर झुकाकर कहा, रोहित बाबा, बात यह है कि दादी माँ के भाई के घर से कोई उन्हें मिलने आया है और वह चाहती हैं कि बस कुछ देर अनिका जी उन्हें मिलकर जाए, बाकी आप दोनों की मर्जी। यह कहते हुए लीला वहाँ से वापस चली गई। लीला के जाते ही अनिका रोहित की ओर देखने लगी। अनिका की आंखों में एक सवाल था जो रोहित ने पढ़ लिया था। अनिका के बिल्कुल पास आकर रोहित धीमी आवाज में अनिका से कहने लगा, मुझे पता है दादी माँ को मिलने कौन आया होगा। उनके भाई की बहू अपनी बहू को लेकर आई होंगी। उसे कोई मेडिकल इशू है। तुम अगर ना जाना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वह लड़की काफ़ी दुखी है। उसके घर वालों के साथ उसके संबंध काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर हाँ, उसे आर्यन से काफ़ी लगाव है। आर्यन को भी उससे काफ़ी लगाव हो गया है। उसका नाम हर्षिता है। मैं खुद भी तुम्हारे साथ ज़रूर आता, मगर मेरे ख्याल से दादी माँ तुमसे हर्षिता के बारे में कुछ बात करना चाहती है। उसका जो प्रॉब्लम है वह गायनोलॉजिकल है, इसीलिए मेरा आना ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम ना जाना चाहो तो कोई बात नहीं, दादी माँ ने बुलाया है इसीलिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। अनिका अच्छी तरह जान रही थी कि रोहित क्या कहना चाहता था। रोहित मन ही मन हर्षित की रिस्पेक्ट इसीलिए कर रहा था क्योंकि बचपन से शायद हर्षिता ने ही आर्यन को काफ़ी अपनापन दिखाया होगा, और आज बदले में रोहित यह चाहता था कि अनिका उसकी प्रॉब्लम दूर करने में उसकी मदद करे। अनिका भी उस इंसान को कभी नहीं टालना चाहती थी जिसने नन्हे से आर्यन को किसी भी तरह का सपोर्ट किया हो, खासकर तब जब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ मौजूद नहीं थी। अनिका ने रोहित की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलना जाना चाहती हूँ। दादी माँ मारवा हाउस के 2nd फ्लोर पर रहती थी। अनिका जैसे ही लिफ्ट से निकलकर दादी माँ के कमरे के पास पहुंची, अनिका को कमरे के अंदर किसी औरत की जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दादी माँ के कमरे के अंदर से वह औरत चिल्ला चिल्ला कर किसी से बात करते हुए कह रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सब कुछ सच है या कोई कहानी। रोहित का तीसरा बच्चा।
पता नहीं यह बात सुनकर मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है। आखिर यह रोहित कितने राज अपने दिल में दबा कर बैठा है। और मुझे तो इस बात की से भी हैरानी हो रही है कि उस अनिका को सब कुछ पता होने के बावजूद वह यहाँ रोहित से मिलने क्यों आई है। तभी दादी माँ की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। दादी माँ ने उस औरत को कहा, उस लड़के की शक्ल हूबहू रोहित से मिलती है। मुझे लगता है कि कोई भी औरत यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भविष्य में उसके बच्चों का हक छीनने के लिए और खड़ा हो जाए। दादी माँ की बात पूरी होते ही उस औरत ने दादी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर एक बात तो है, अब मज़ा तो बहुत आएगा यह कहानी देखने में। और देखते हैं कि वह नन्हा सा बच्चा क्या गुल खिलाता है। परिवार में आने के बाद देखते हैं कि अब रोहित क्या करेगा। उस औरत की आवाज़ काफ़ी शार्प थी। कानों पर पड़ते ही उस औरत की आवाज़ कानों के अंदर तीर की तरह चुभने लगी थी। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के परिवार की बातें सुनकर उसे मज़ा आ रहा था, जैसे वह कोई चटपटी सीरियल देख रही हो। जैसे ही अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई, दादी माँ के पास खड़ी लीला ने अचानक ही दादी माँ की व्हीलचेयर दरवाजे की ओर मोड़ते हुए कहा, देखिए बड़ी मालकिन, अनिका जी आई हैं आपसे मिलने। अनिका को दरवाजे पर खड़ा देखते ही दादी माँ अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी और अनिका को अपनी व्हीलचेयर पर बैठते हुए ही दादी माँ ने अंदर आने का इशारा किया। तभी अनिका की नज़र दादी माँ के ठीक सामने खड़ी 50 साल की उम्र की औरत पर पड़ी। गोल मटोल गाल, छोटा कद और वजनदार शरीर वाली वो औरत अनिका की ओर देखकर बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखने लगी। वह धीरे से चलकर अनिका के पास आई और कुछ देर तक अपने दोनों हाथ अपने गालों से लगाकर वह अनिका को देखती रही। कुछ देर बाद अनिका को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उस औरत ने अनिका से कहा, देखो कितनी खूबसूरत दिखती हो तुम। भाई मान गए रोहित की पसंद को। अनिका हैरानी से उस औरत की ओर देखती रही जो पहली बार मिलने के बावजूद अनिका से काफ़ी ओवर फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। उस औरत ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ा और कहा, अरे इतनी हैरान मत हो, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ ना, इसीलिए शायद तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है। वैसे मैं सुगंधा हूँ, रोहित की दादी माँ मेरे पति की बुआ है, मगर हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। अब तुम घर में आ गई हो ना, तो पता नहीं रिश्तों में क्या मायने रह जाएंगे, मगर देखते हैं। वह कहते हैं ना कि घर में जब कोई नई बहू आती है तो नई संबंध जुड़वाती है और पुराने संबंध तोड़वाती है। यह कहने के बाद वह औरत अपनी ही बात पर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज़ इतनी तेज थी कि अनिका को ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उस औरत की आवाज़ की वजह से अनिका के दिमाग की नसें फटने लगेंगी। वह औरत हंसते हुए फिर से दादी माँ के पास चली गई और दादी माँ की व्हील चेयर के ठीक सामने रखे सोफे पर पाँव रखकर बैठ गई। अनिका वहीं खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। इससे पहले कि अनिका दादी माँ की ओर अपने कदम बढ़ाती, एक 25-26 साल की दुबली पतली लड़की धीरे से अनिका के सामने आई। उसने अपने दोनों हाथ अनिका के सामने जोड़ते हुए कहा, नमस्ते। मेरी सासू माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जरा बड़ बोली है मगर बुरी नहीं है। उस लड़की की आंखें बिल्कुल झुकी हुई थी। उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल ढाल देखकर अनिका को उसके लिए काफ़ी सिंपैथी होने लगी थी। अनिका उस लड़की को देखकर यह समझ गई थी कि नीचे रोहित उस लड़की के बारे में ही बात कर रहा था। ये जरूर वही लड़की है। तभी दादी माँ की केयर टेकर लीला अनिका के बगल में आई और अनिका के कानों के पास आकर धीरे से कहने लगी, इस लड़की का नाम है हर्षिता, दादी माँ के छोटे भाई के पोते की बीवी है। बड़ी मालकिन चाहती है कि एक बार आप इस लड़की से मिले। अभी अनिका रोहित की दादी से इस लड़की का रिश्ता समझ रही थी। तभी सुगंधा की तेज आवाज़ फिर से अनिका के कानों पर पड़ी। सुगंधा ने अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, जब बड़े बात कर रहे हों तब बीच में नहीं बोला करते हैं। यह बात कितनी बार समझाई है मैंने तुम्हें, और तुम माफ़ी किस बात की मांग रही हो? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है अनिका से कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने लगी? क्या बुआ के खानदान पर हमारा कोई हक नहीं? क्या रोहित की होने वाली बीवी से मैं 2 मिनट हंसकर बात भी नहीं कर सकती? अपनी सास की फटकार सुनते ही भोली भाली डरी सहमी सी लड़की ने अपनी नजरें झुका ली। उस लड़की के बर्ताव को देखकर अनिका काफ़ी हैरान थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल की लड़कियों को इस तरह उनकी सास सबके सामने डांट फटकार लगाया करती थी, और हर्षिता चुपचाप अपनी सास की हर बात पर ताने को सुन रही थी। दादी माँ ने सुगंधा को थोड़े धीरे से बात करने का इशारा करते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका बेटा जरा देखो तो, क्या तुम इन लोगों की कुछ मदद कर सकती हो? इसके बाद दादी माँ ने सुगंधा की ओर देखकर उसे कुछ बोलने का इशारा किया। दादी माँ का इशारा देखते ही अचानक ही सुगंधा के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। फिर अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए सुगंधा मुस्कुराने लगी और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, अरे अनिका बेटा, तुम तो इतनी बड़ी डॉक्टर हो, जरा देखो इस लड़की को क्या इलाज हो सकता है। अनिका अपने सामने खड़ी हर्षिता को देखने लगी। अनिका को हर्षिता में किसी भी तरह की कोई बीमारी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। हर्षिता दुबली पतली जरूर थी, उसे कमजोरी नहीं कहा जा सकता था।
अनिका को इस वक्त हर्षिता के शरीर से ज़्यादा उसकी जुबान में कमजोरी नजर आ रही थी। उसकी सास ने सबके सामने उसे जिस तरह से फटकार लगाई थी, उसके बावजूद हर्षिता चुपचाप सब कुछ सह रही थी, जो बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अनिका ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर सुगंधा की ओर देखकर कहा, मुझे तो कोई खराबी नहीं नजर आ रही। आप मुझे किस बात का इलाज करने को कह रही हैं? सुगंधा ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, बात यह है कि इस लड़की को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शादी को 3 साल हो गए, यह हमारे घर को एक चिराग नहीं दे पा रही है। कुछ देर धीरे से बात करने के बाद अचानक अपनी आवाज़ को वॉल्यूम ऊंचा करते हुए सुगंधा ने कहा, अब देखो, आजकल के ज़माने में कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो बिना शादी के बच्चा पैदा कर देती हैं, और एक तरफ यह मेरी बहू हर्षिता जैसी लड़कियां हैं जो शादी के 3 साल के बाद भी गर्भ की खुशियाँ नहीं दे सकती। जरा पता करो क्या खराबी है इसके शरीर के अंदर। मुझे तो पक्का यकीन है कि अपनी गहरी बीमारी के बारे में इस लड़की ने हम लोगों को हमेशा से अनजान रखा है। अगर पता चल जाए कि क्या छुपाया है इसने और इसके परिवार ने हमसे, तो आगे क्या करना है इसका फैसला जल्द से जल्द कर लेंगे। सुगंधा की बात अनिका और हर्षिता दोनों के लिए काफ़ी कड़वी थी। हर्षिता चुपचाप अपनी जगह पर अपना सर झुकाकर खड़ी रही, मगर जब अनिका ने हर्षिता की ओर देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि हर्षिता की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे थे। तभी दादी माँ ने सुगंधा को ऊंची आवाज़ में कहा, सुगंधा, यह क्या कह रही हो तुम? यह मत भूलो कि तुम किस खानदान से आई हो। ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे आजकल की लड़कियां हैं, मॉडर्न ख्यालात रखती हैं, तरह तरह के कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह किसी तरह की प्लानिंग कर रही हो, और इस तरह अपनी बहू के साथ सबके सामने बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी माँ की बात का जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, अरे बुआ जी, आप तो नाराज होगी, मगर मैं भी क्या करूँ। आप तो जानती हैं कि जब मैं नई नई ब्याही आई थी, घर पर मुझ पर कितना प्रेशर डाला गया था कि खानदान को मुझे एक वारिस देना होगा, घर को चिराग देना होगा। इन सारी चीज़ों की अहमियत आजकल की लड़कियां कहाँ समझती हैं। और किस बात की प्लानिंग? मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मेरा बेटा तो कब से तैयार है, मगर ये लड़की है जो शादी को इतना वक्त हो गया है फिर भी बच्चा नहीं दे पा रही है। अब आप ही बताइए बुआ जी, इस उम्र में मैं क्या इन लड़कियों की तरह कान में हेडफोन लगाकर पूरा दिन गाने सुनती रहूं, या मोबाइल में सर डालकर सारा दिन दूसरों की ज़िंदगी में जागती रहूं? अब इस उम्र में इन सारे खिलौनों का मुझे कोई शौक़ नहीं रहा। बस अब तो मुझे जीता जागता एक खिलौना चाहिए जो हमारे ख़ानदान के वंश को आगे बढ़ा सके। इस खानदान को एक वारिस की ज़रूरत है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी नज़रें अब इसी लड़की पर टिकी हैं। यही है जिससे उम्मीद की जा सकती है। बाकी पूरे खानदान की किसी को बेटा पैदा नहीं हुआ है। अगर इसने कुछ झूठ बोला है तो इसी वक्त पता चल जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा अभी जवान है, उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी। अगर वक्त रहते हमें इसकी खामियों के बारे में पता चल जाए तो हम कोई सही फैसला ले सकते हैं। दादी माँ को यह बात कहने के बाद सुगंधा ने अपनी नज़रें अनिका की ओर घुमाई और कहा, अरे बेटा अनिका, जरा हर्षिता का चेकअप करके बताओ तो सही, यह लड़की क्या छुपा रही है हमसे। हर्षिता की सास ने सबके सामने हर्षिता को इस तरह से पेश किया था जैसे वह कोई चोर थी जो चोरी करने के बाद अदालत में यह कबूल नहीं करना चाहती थी कि उसने कोई चोरी की थी। अनिका के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अनिका ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, देखिए आंटी जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों पर किसी भी तरह का प्रेशर लिया जाना चाहिए। यह पति पत्नी के बीच की आपसी मामला है, उन दोनों को ही समझने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि 3 साल बहुत ज़्यादा वक्त होता है। कई बार किसी कपल को शादी के 10 साल बाद भी डिलीवरी होते हुए देखा है मैंने। इट इज़ वेरी नॉर्मल। अनिका की बात सुनकर सुगंधा अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहने लगी, तुम्हारे लिए तो यह कहना बहुत ही आसान है। रोहित तुम्हारे साथ एक बार संबंध बनाता है और तुम जुड़वा बच्चों की माँ बन जाती हो। एक बेटा एक बेटी तुम्हारी गोद में पहले से मौजूद है। अब तुम्हारे लिए लोगों को सलाह देना बहुत आसान है। लगता है तुम भी इसी तरह काफ़ी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़की हो। अगर इतने ही मॉडर्न विचार हैं तो मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लेना, यह जो नया लड़का घर पर आया है उसे भी वही प्यार देना जो अपने बाकी बच्चों को देती हो। अपनी सोच छोटी मत रखना। वैसे भी मारवा खानदान का बिजनेस तो काफ़ी बड़ा है, अकेले आर्यन बड़ा होकर थोड़ी संभाल पाएगा यह सब कुछ। हमेशा तो खुश रहना चाहिए। तुम्हारे बेटे को मदद करने के लिए उसे एक और भाई मिल जाएगा। चाहे रोहित ने उस बच्चे को किसी और लड़की के साथ संबंध बनाकर जन्म दिया हो, मगर हो सकता है रोहित का ही खून, और रोहित एक ऊंचे खानदान का मर्द है। तुम कितने दिन उसके हाथ पांव बांध कर रख पाओगी? सुगंधा की बात सुनकर अनिका और हर्षिता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे।
हर्षिता को देखकर अनिका को बस इस बात को लेकर तज्जुब हो रहा था कि नए जमाने की लड़की होने के बावजूद वह इस तरह से अपने ससुराल वालों की बातें सुन रही थी। सुगंधा की बातें जितनी कड़वी थी उतनी ही जहरीली भी थी, मगर अनिका नहीं जानती थी कि अब तक सुगंधा ने अपनी जहरीली बातों की शुरुआत भी नहीं की थी। सुगंधा ने अपनी बहू हर्षिता की ओर अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, जरा सीखो इस अनिका से। रोहित के साथ उसका रिश्ता होने वाला है, मगर आज अपनी आंखों से उसने रोहित की किसी और औरत के साथ संबंध बने हुए बेटे को देखा है। जरा तुम भी समझदारी दिखाओ। अगर तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ संबंध बनाकर हमारे खानदान को वारिस देता है तो उसमें तुम्हें भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आखिर बड़े खानदान के लड़के एक जगह पर टिके रह नहीं सकते, और चाहे बाहर वह किसी लड़की के साथ संबंध बना ले और उसका बच्चा घर लेकर आ जाए, फिर भी तुम सिंघानिया खानदान की बहू कहलाओगी। तुमसे तुम्हारे हक नहीं छीने जाएंगे, तुम्हें रहने देंगे वह खानदान में। तुम्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतजाम जिंदगी भर के लिए सिंघानिया खानदान उठाएगा। फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? और अगर कुछ नहीं कर सकती तो मेरा बेटा इतना काबिल है, बाहर किसी खूबसूरत लड़की के साथ एक बच्चा कर लेगा, और फिर ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? जो बेटा आएगा वह कहीं ना कहीं बुढ़ापे में तुम्हारे ही काम आएगा, खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, खानदान के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं तो तुम्हारे ही फायदे की बात कर रही हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि जरा विचारों को खुला करो। सुगंधा की बातें अब न सिर्फ हर्षिता के लिए बल्कि अनिका के लिए भी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। अनिका ने इस बार सुगंधा को आगे बोलने से रोकते हुए पूछा, आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके कितने बेटे हैं? सुगंधा ने जवाब देते हुए कहा, मेरा तो एक ही बेटा है। मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे खानदान को वारिस की ज़रूरत है, और हम सब की उम्मीद और निगाहें बस सिर्फ इस हर्षिता पर टिकी हैं, मगर यह है कि हमें खुशखबरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तक न जाने कितनी दवाइयाँ ले चुकी है, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, मगर कोई नतीजा ही नहीं निकलता। इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ, बेटा जरा देखो और पता करो कि आखिर क्या बीमारी छुपी है इसकी कोख में, जिसका इतना बड़ा नुकसान हमारे पूरे खानदान को उठाना पड़ रहा है। अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सुगंधा से कहा, आंटी, दरअसल इसमें गलती तो आपकी है। जो बातें आप अभी मुझे और अपनी बहू को समझा रही हैं, एक औरत को अपने विचार खुले रखने चाहिए और अपने पति को बाहर संबंध बनाने देने चाहिए। काश ये विचार आपने खुद भी रखे होते और जवानी में अपने पति को दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने दिए होते, तो आज आपको भी यह शिकायत नहीं होती। आपके 2-4 बेटे होते, उन बेटों में से किसी एक की बीवी ने आपको वारिस दे दिया होता। मतलब सारी परेशानियां की असली जड़ तो आप ही हैं आंटी। दादी माँ ने जान चुकी थी कि अनिका को सुगंधा की बातें और उसका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि अपनी सास की बातों से खुद हर्षिता को अच्छी नहीं लग रही थी, मगर हर्षिता को भी इस बात का डर था कि कहीं सुगंधा की बात से नाराज होकर अनिका हर्षिता का चेकअप करने से इनकार ना कर दे। हर्षिता ने काफ़ी लोगों से सुना था कि अनिका ना सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की एक बेहतरीन डॉक्टर थी, बल्कि वह डॉक्टर वांगापट्टू की शिष्य होने के नाते आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में भी काफ़ी जानकारी रखती थी। इससे पहले कि सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाती और सुगंधा की बातों से नाराज होकर अनिका कमरे से बाहर निकल जाती, व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ ने सुगंधा को डांट लगाते हुए कहा, अब बस करो सुगंधा, यह मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो। इस तरह की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम खुद एक औरत हो, ऐसे मामलों में सब्र से काम लेना चाहिए। सुगंधा को डांट लगाने के बाद दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा, बेटा अनिका, क्या तुम एक बार इस लड़की का चेकअप करके बता सकती हो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दादी माँ के फटकार सुनकर सुगंधा ठीक दादी माँ के बगल में आकर खड़ी रह गई। वह अभी भी अनिका से कुछ कहना चाहती थी, मगर दादी माँ ने इशारे से सुगंधा को ऐसा करने से रोक लिया। अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि कहीं ना कहीं हर्षिता भी चाहती थी कि अनिका उसका चेकअप करे और बताए आखिर वह क्यों मां नहीं बन पा रही थी। हालांकि सुगंधा का बर्ताव देखने के बाद अनिका एक पल के लिए भी सुगंधा की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर उसी वक्त उसे रोहित की कही हुई बातों का ख्याल आया कि आर्यन और हर्षिता को एक दूसरे से कितना लगाव था। अनिका को हर्षिता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था, और अनिका के बस में अगर हो तो वह जरूर हर्षिता की मदद करना चाहती थी। इसीलिए हर्षिता को अपने पास बुलाकर अनिका ने कहा, जरा मुझे अपना हाथ देना। अनिका को यह कहते हुए सुनकर हर्षिता की आंखों में एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अनिका नाराज होकर मुंह मोड़कर जाने वाली नहीं थी। हर्षिता ने जल्दी से अपना हाथ अनिका की ओर आगे बढ़ा लिया। अनिका ने हर्षिता का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नब्ज
पर अपनी उंगलियां रखी। आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन में पेशेंट के शरीर को डायग्नोस करने के लिए उसकी नब्ज को चेक किया जाता था। अनिका ने भी डॉक्टर वांगापट्टू से यह टेक्निक सीखी थी। हर्षिता की नब्ज कुछ देर तक चेक करने के बाद अनिका ने हर्षिता का हाथ छोड़ दिया। दादी माँ और सुगंधा काफी बेचैन होकर अनिका की ओर देख रहे थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर अनिका का क्या कंक्लूजन था। क्या हर्षिता कभी माँ बन सकती थी, और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो क्या थी, और उसे कैसे सुलझाया जा सकता था। अनिका ने दादी माँ की ओर देखकर कहा, इस लड़की का शरीर तो बिल्कुल ठीक है, यह पूरी तरह से हेल्थी है। मुझे नहीं लगता कि इसे माँ बनने में किसी भी तरह की तकलीफ होनी चाहिए। अनिका का यह जवाब सुनकर सुगंधा और दादी माँ दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सुगंधा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका से पूछा, अगर ऐसी बात है तो फिर यह माँ क्यों नहीं बन पा रही है? 3 साल हो गए इसकी शादी को, मगर अब तक इसके पाँव भारी नहीं हुए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? अनिका ने अपने सामने खड़ी हर्षिता की ओर देखकर पूछा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे खानदान में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। मेरा मतलब है, क्या फैमिली हिस्ट्री में किसी के बे औलाद होने की खबर है तुम्हें? अनिका के सवाल पर हर्षिता ने ना में अपना सर हिला दिया। सुगंधा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे वही तो प्रॉब्लम है। इसके पूरे खानदान में लड़कियां ने शादी के कुछ ही महीनों में खुशखबरी सुना दी थी। इसकी सबसे बड़ी बहन ने 3 लड़कों को जन्म दिया था, और इसकी मंझली बहन ने 2 बेटी और फिर 2 बेटों को जन्म दिया, वह भी शादी के 4 से 5 साल के अंदर। हमें यही बात तो अच्छी लगी है। सोचा था कि इसके खानदान के लड़की को घर लाएंगे तो जल्द से जल्द हमारा घर भी बच्चों से हरा भरा हो जाएगा, मगर नहीं, इस लड़की ने तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया, बजाय इसके कि मुझे दादी बना दे। अब इस उम्र में आंखों से सपनों की जगह आंसू लिए घूमती हूँ। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के क्लिनिक पर भटकते भटकते अब मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है, मगर यह लड़की खुशखबरी सुनाने का नाम नहीं लेती। दरअसल जब हर्षिता की शादी सिंघानिया परिवार में हुई थी, तब शुरुआती 1 साल तो सास बहू के बीच काफ़ी अच्छे संबंध बने रहे। सुगंधा बस दिन रात यही प्रार्थना करती रही कि जल्द से जल्द हर्षिता उसे दादी बनने की खुशखबरी सुनाए, मगर वक्त बीतता गया और सुगंधा की बेसब्री भी बढ़ती गई। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सुगंधा का हर्षिता के साथ बर्ताव भी बदलता गया। वह कभी उसे डांट फटकार लगाकर लोगों के दिए हुए सुझाव फॉलो करने को कहती, कभी उल्ट पटांग चीज़ें खिलाती, तो कभी अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करने को कहती। मगर इन सब के बावजूद जब कोई रिजल्ट नहीं आया, तब हर्षिता के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। सुगंधा उसके साथ बाकी काफ़ी बुरी तरह बर्ताव करने लगी। लोगों के सामने कभी भी उसकी इंसल्ट कर देती। तरह तरह के ताने देना तो काफ़ी आम बात हो गया था। हर्षिता यह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यह बात जानती थी कि वह सुगंधा को और परिवार वालों को वह सुख नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों से ने उसे बहू बनाया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे हर्षिता पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। खाने पीने से लेकर अलग अलग दवाइयों तक हर्षिता के पूरे शरीर को जैसे एक एक्सपेरिमेंट करने की लेबोरेटरी बना। काफी दर्दनाक एक्सरसाइज और खाने पीने के तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस डालकर हर्षिता को फिजिकली और मेंटली भी तोड़ दिया गया था। हर्षिता अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अनिका ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, शायद आप एक बात भूल रही हैं, बच्चा पैदा करने की सिर्फ एक औरत नहीं जिम्मेदार होती, हमें उसके पार्टनर की हेल्थ का भी चेकअप कराना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या है। अनिका की यह बात सुनते ही सुगंधा की आंख गुस्से से लाल होने लगी थी। सुगंधा ने अनिका की इस बात को खानदान के ईगो पर ले लिया था। इसे वह ना सिर्फ अपने बेटे की बल्कि पूरे परिवार की इंसल्ट समझ रही थी। सुगंधा ने अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए अनिका से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम इस लड़की के बचाव में बोलने के लिए मेरे बेटे पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हो? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरा बेटा इसे बच्चा नहीं दे सकता? तुम बिल्कुल गलत हो। जो भी प्रॉब्लम है वह इसी लड़की के अंदर है। तुम इसकी ठीक तरह से जांच करो और पता करो यह क्या छुपा रही है हमसे। दरअसल पिछले कई महीनों से यही बात हर्षिता ने भी अपने घर वालों से कही थी, मगर जब भी हर्षिता ने अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, सुगंधा ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। सुगंधा ने हमेशा ही हर्षिता को कहा था, बच्चा देना सिर्फ औरत के हाथ में होता है, मर्दों का क्या? उनके शरीर में बच्चा नहीं ठहरता, बच्चा ठहरता है औरत के शरीर में, और जरूर उसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वह मां नहीं बन पा रही है। हर्षिता ने अपने पति से भी कई बार रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार अपना डॉक्टर से चेकअप करवा ले ताकि सही वजह का पता चले, मगर हर्षिता के पति ने हर बार उसे कहकर टाल दिया था कि उसे शादी करने से पहले उसके एक लड़की के साथ संबंध थे जो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, मगर क्योंकि उसका खानदान सिंघानिया परिवार के बराबरी का नहीं था, इसीलिए वह उसके साथ शादी नहीं कर पाया। और इसका मतलब साफ था कि खामी हर्षिता के पति में नहीं थी, जो भी खामी थी वह हर्षिता में थी। इस बार जब अनिका ने दादी माँ के सामने यह बात निकाली तो हर्षिता ने फिर से हिम्मत करके
अपनी सास से कहा, देखिए अब तो अनिका जी भी कह रही हैं, आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेती? मैंने इनके बारे में काफ़ी सुन रखा है, यह हमारा इलाज कर सकती हैं। डॉक्टर वांगापट्टू के बारे में तो हम सभी सुन चुके हैं, इन्होंने उनसे ही शिक्षा ली है। हो सकता है कि अगर यह हम दोनों का एक साथ चेकअप करे तो असली वजह का पता चले, और अगर उनमें कोई खामी है तो मुझे लगता है अनिका जी बहुत जल्द प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। इस परेशानी को जड़ से मिटाने के लिए परेशानी की तह तक जाना बहुत जरूरी है। जब हर्षिता ने यह बात सबके सामने कही तो सुगंध्या गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। सुगंध्या ने सबके सामने हर्षिता को डांट लगाते हुए कहा, चुप करो, अपनी कमजोरी और अपनी मनहूसियत को बोझ मेरे बेटे के कंधे पर मत डालो। खुद की कमजोरी छुपाने के लिए तुम मेरे बेटे को कमजोर साबित करने पर तुली हो। मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हारे शरीर में जो कमजोरी है उस बात का पता नहीं चल पा रहा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए, ताकि हम किसी ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी करवा सकें जो हमें हमारे खानदान को वारिस दे सके। सुगंध्या की धमकी सुनकर हर्षिता ने अपनी नजरें झुका ली। उसके पास इस वक्त सबके सामने मुंह छुपाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ना तो वह अपनी सास के सामने कुछ बोल सकती थी और ना ही अपनी सास की बातें उसे बर्दाश्त हो रही थी। दादी माँ समझ गई थी कि अनिका इस बात का करारा जवाब देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि हर्षिता के बचाव में अनिका सुगंध्या को कोई जवाब देती, दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए सुगंध्या से कहा, सुगंध्या, यह करना ठीक नहीं होगा, तुम यह गलत कर रही हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारा बेटा यहाँ आकर अपना चेकअप करवा ले। मैं जानती हूँ कि अनिका एक काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर वांगापट्टू ने खुद अनिका की तारीफ करके सबके सामने यह कहा है, फिर अनिका पर शक करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वह कह रही है तो ज़रूर उसकी बात में सच्चाई होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बेटे का एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। सुगंध्या जानती थी कि वह दादी माँ की बात को नहीं टाल सकती थी। सुगंध्या ने अचानक अपनी आवाज़ में नरमी लाकर दादी माँ को सामने देखकर कहा, दरअसल बुआ जी, बात यह है कि मेरे बुलाने पर भी मेरा बेटा चेकअप के लिए तैयार नहीं होगा। वह यहाँ हरगिज नहीं आएगा। इससे पहले कि सुगंध्या और कोई बहाना बना सकती, दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए सुगंध्या से कहा, तुम्हारे बेटे से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दादी माँ की यह बात किसी पत्थर की लकीर की तरह थी। दादी माँ को ना सुनने की आदत नहीं थी। यह बात सुगंध्या अच्छी तरह जानती थी। दादी माँ की एक आवाज़ पर पूरा सिंघानिया परिवार मारवा हाउस में कुछ ही मिनटों में पहुंच सकता था। यह दादी माँ का पावर भी था और सिंघानिया परिवार के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और यह बात खुद दादी माँ भी अच्छी तरह जानती थी कि सुगंध्या का बेटा किसी भी हालत में दादी माँ की बात को टाल नहीं सकता था। सुगंध्या बिना कुछ कहे चुपचाप अपना सर झुकाकर अपने बेटे को कॉल लगाने लगी और बालकनी में चली गई। सुगंधा के जाते ही अनिका की नज़र व्हीलचेयर पर बैठी दादी माँ पर पड़ी। सुहासिनी मारवा, जिनका नाम सुनकर ही शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस के माथे पर पसीना आने लगता था, इस वक्त धीमी सांसें लेते हुए अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। हालांकि दादी माँ की आंखें बुझी सी लग रही थी, मगर उनकी आवाज़ में अभी भी वही पावर था जो किसी 60 साल की औरत में हो। अनिका जानती थी कि दादी माँ ठीक तरह से अपनी दवाइयाँ ले रही थी, मगर फिर भी उनकी कमजोरी अनिका की नज़रों से छिपी नहीं। अनिका धीरे से दादी माँ की व्हीलचेयर के पास गई और व्हीलचेयर के ठीक सामने बैठकर अनिका ने दादी माँ का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। अनिका ने अपनी उंगलियां दादी माँ की नस पर रखी और आंखें बंद करके दादी माँ की नब्ज चेक करने लगी। अनिका का स्पर्श होते ही दादी माँ ने नज़रें उठाकर अपने सामने बैठी अनिका को देखा। जैसे ही दादी माँ की नज़रें अनिका के चेहरे पर पड़ी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने आसमान से उतरी किसी परी को अपने पास बैठा हुआ देख लिया था। अनिका की आंखें बंद थी। अनिका की पलकें अनिका के गालों पर तक पहुंचती थी। गुलाबी होठ, रुई से गोरे गाल, लंबे घने बाल देखकर अचानक ही दादी माँ को अपने पोते रोहित की पसंद पर नाज होने लगा था। अनिका भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ अनिका को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर चाहे जो भी हो जाए, नन्हे से आर्यन को जब बचपन में सभी लोगों ने काफ़ी परेशानियाँ दी थी, तब दादी माँ ही थी जो आर्यन की ढाल बनकर हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। और अनिका एक ऐसी माँ थी जो अपने ऊपर हो रहे हजारों जुल्मों को हंसी खुशी सहन कर सकती थी, मगर अपने बच्चों पर वह आंच भी नहीं आने देना चाहती थी। अनिका कुछ देर तक दादी माँ के हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी आंख बंद करके वहीं बैठी रही। अनिका को देखकर ही जैसे दादी माँ के मन की शांति मिलने लगी थी। अचानक ही बालकनी से एक ठंडी हवा का झोंका दादी माँ के चेहरे पर पड़ने लगा। दादी माँ को ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद दादी माँ ने सुकून की सांस ली थी। दादी माँ किसी गहरी सोच में थी। तभी अचानक अनिका ने अपनी आंखें खोली। अनिका की आंखें जब दादी माँ की आंखों नज़रों से मिली तो दादी माँ ने अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए फिर से पहले वाली पावरफुल और रूबदार औरत की आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या हुआ मुझे?
अब यह मत कहना कि बहुत जल्द मरने वाली हूँ। अनिका भी दादी माँ की इस कड़क आवाज़ का जवाब कड़क शब्दों में देना चाहती थी। अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और दादी माँ से कहने लगी, ऐसा लगता नहीं है आने वाले कुछ सालों में आपको कोई तकलीफ होने वाली है। दादी माँ ने यह सुनने के बाद एक राहत की सांस ले ली, मगर अपनी अकड़ को बरकरार रखते हुए दादी माँ ने अनिका से कहा, तो क्या यह तुम्हारे लिए खुशखबरी है या दुख की बात है? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मगर एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक और सलाह देना चाहती हूँ। हो सके तो अपने मन की बातों पर थोड़ा काबू रखिए। क्या है कि मन के अंदर इंसान उटपटांग चीज़ें सोचता है तो उसका असर सीधा दिमाग पर होता है, और इस उम्र में टेंशन आपको सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ना तो मुझे बिजनेस का टेंशन है और ना ही इस उम्र में धन दौलत कमाने की चिंता। हाँ, मुझे फिक्र है तो बस मेरे पोते रोहित की और उसके परिवार की। क्या तुम मुझे यह वचन दे सकती हो कि किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाने की वजह से रोहित ने जिस औलाद को जन्म दिया है, तुम उसे अपना लोगी? इस बात को लेकर मेरे पोते का भविष्य में कोई परेशानी नहीं होने दोगी? क्या तुम मुझे वचन दे सकती हो? दादी माँ की ऐसी बातें सुनकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर क्या फर्क था दादी माँ की सोच में और सुगंध्या की सोच में। बस कहने का तरीका थोड़ा अलग था, मगर सोच वही पुरानी। अनिका मन ही मन यह सोचने लगी कि क्या अनिका का किसी और लड़के के साथ संबंध होता और उसने उसके साथ एक बच्चे को जन्म दिया होता, तब भी दादी माँ क्या रोहित को यही बात कहती जो आज दादी माँ ने अनिका से कही थी। अनिका दादी माँ के साथ किसी तरह आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती थी, इसीलिए इस बार दादी माँ के सवाल का जवाब टालते हुए अनिका मुड़कर दादी माँ के कमरे के एक कोने में रखे एक बड़े से फिश टैंक की ओर चली गई। अनिका बड़े ही ध्यान से फिश टैंक में रखी मछलियों को देखने लगी। अनिका उन्हें गौर से देख रही थी। तभी अनिका के बगल में आकर हर्षिता ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच। मैं कई महीनों से चाहती थी कि किसी तरह मेरे पति का भी चेकअप कर लिया जाए, मगर मेरी सास ने मेरी कभी नहीं सुनी। आज मगर आप ना होती तो शायद यह बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपके हुनर के बारे में तो काफ़ी सुना था मैंने, आज आपका दिल भी देख लिया। हर्षिता का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। हर्षिता की बड़ी बड़ी आंखें शायद ऊपर उठना नहीं चाहती थी। हर्षिता जब भी किसी से बात करती तो बस जमीन की ओर देखकर बात किया करती थी। अनिका जानती थी कि यह प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल था। इस वक्त अगर हर्षिता को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वह किसी अपने के सहारे की, जो हर्षिता को मानसिक सुख दे सके। अनिका ने फिर फिश टैंक में मछलियों को कुछ दाने डाले और अपना फ़ोन निकालकर अपने पेंडिंग ईमेल के जवाब देने लगी। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत गया, जिसके बाद अचानक दादी माँ के कमरे के दरवाजे के बाहर से एक लड़के की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह लड़का सुगंध्या से कह रहा था, माँ यह तुम क्या कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुमसे कह दिया ना, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चेकअप नहीं करवाना चाहता। सुगंध्या ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बहुत अच्छी डॉक्टर आई है, अगर तुम एक बार अपना चेकअप करवा लो तो हर्ज ही क्या है? उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मगर मैं बीमार नहीं हूँ। सुगंध्या ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मगर बुआ जी कह चाहती हैं कि तुम एक बार अपना चेकअप करवा लो। सुहासिनी मारवा का नाम सुनते ही उस लड़के ने अपनी आवाज़ दबाते हुए कहा, ठीक है, अगर वह चाहती हैं तो मैं चेकअप करवा लेता हूँ, लेकिन अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो याद रखना उस लड़की को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर वह मुझे बच्चा नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे नाम का शहर भर में बदनामी ना करे। उस लड़की की वजह से मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पर, जैसे मेरे ही अंदर कोई कमजोरी हो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे पीछे, और यह सब कुछ उस लड़की की वजह से है। मैं तुमसे कह देता हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यह बात अनिका के कानों पर पड़ते ही अचानक कमरे के अंदर सुगंध्या एक 30 साल के लड़के को लेकर आई। लड़का शरीर से दुबला पतला था और उसका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ लग रहा था, मगर उसकी बात करने के तेवर से पता चलता था यह लड़का अमीर खानदान का वही रईसजादा था, जिसे ज़िंदगी में ना तो स्ट्रगल करने की आदत थी और ना ही ज़रूरत थी। महंगा सूट पहने हुए वह लड़का अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर दादी माँ की ओर आया। दादी माँ के पाँव छूने के बाद वह लड़का एक पाँव पर पाँव चढ़ाकर वहीं सोफा पर बैठ गया। उस लड़के ने दादी माँ के पाँव जरूर छुए थे, मगर उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट का नामोनिशान नहीं था। सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस होने की वजह से बचपन से ही उसे बड़े नाजों से पाला था। अपने आप को मिली हर सुविधा को उसने अपना हक समझा और धीरे धीरे उसका बर्ताव इस तरह का होने लगा जैसे वह जन्म लेकर इस दुनिया पर और दुनिया वालों पर कोई एहसान कर चुका था।
बड़ों की इज्जत करना ना उसने सीखा था और ना ही उसे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी। वह सिर्फ और सिर्फ इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से करता था। कहीं ना कहीं हर्षिता को भी उसने इसीलिए पसंद किया था क्योंकि वह हर्षिता को मिलकर यह जान चुका था कि यह लड़की काफ़ी डरी सहमी सी रहती थी और कभी भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। सुगंधा ने हमेशा से ही अपने बेटे को एक राजकुमार की तरह पाला था। सुगंधा बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने बेटे को कोई ऐब नजर नहीं आता था। सोफे पर बैठा वह तेज सांसें लेने लगा। सुगंधा को पता था कि उसके बेटे को काफी गुस्सा आ रहा था। सुगंधा ने उसकी पीठ पर हाथ घुमाते हुए कहा, देखो तरुण बेटा, दादी माँ तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तरुण ने अपनी माँ के कहे को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वह बस गुस्से और तेज नजरों से अपने सामने खड़ी अपनी बीवी हर्षिता को देखने लगा। अनिका समझ चुकी थी कि वह लड़का कौन था। उसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि सुगंधा उस लड़के का इंट्रोडक्शन करवाती, अनिका उस लड़के के बगल में जाकर बैठ गई और सीधे उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नब्ज चेक करने लगी। तरुण ने अपना हाथ तो अनिका के हाथ में रहने दिया था, मगर वह गुस्से से हर्षिता को कहने लगा, आज तुम्हारा हर झूठ से पर्दा उठ जाएगा। तुम बच्चा नहीं दे सकती, इसके लिए तुम मुझे बदनाम करती फिर रही हो। खुद मान क्यों नहीं लेती कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर में कोई खराबी है। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। सुगंधा ने तरुण को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, देखो बेटा, इस वक्त शांत हो जाओ, हम घर चलकर यह सारी बातें करेंगे। इस वक्त अनिका जी तुम्हारा चेकअप कर रही हैं, तुम्हें जरा ध्यान से तुम्हारा चेकअप करने दो। अनिका अभी भी आंखें बंद करके तरुण की नब्ज की मन ही मन रीडिंग ले रही थी। तभी तरुण ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, अरे यह सारी बकवास बातें हैं। इस तरह नस पकड़कर अगर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता तो दुनिया के आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो चुकी होती। यह आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल बकवास होता है। पैसे कमाने के लिए यह एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह सब। सुगंधा अच्छी तरह जानती थी कि तरुण की सारी बातें अनिका अच्छी तरह सुन सकती थी और सुगंधा यह भी जानती थी कि बहुत जल्दी अनिका रोहित के साथ शादी करके मारवा खानदान की बहू बनने वाली थी। इसीलिए अनिका को नाराज करना तरुण के लिए ठीक नहीं था। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा तरुण को डांट नहीं सकती थी। इसीलिए बड़े ही प्यार से तरुण के कंधों पर हाथ फेरते हुए सुगंधा ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, अनिका जी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत जानकार हैं और फिर बहुत जल्दी रोहित के साथ इनकी शादी होने वाली है। सुगंधा अपनी आंखों के इशारे से तरुण को अपनी जबान संभालने के लिए कह रही थी। तरुण अपनी माँ सुगंधा का इशारा अच्छी तरह समझ गया था। तरुण वैसे काफी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का, मगर वह जानता था कि रोहित मारवा और मारवा खानदान के सामने उन लोगों की हैसियत बहुत छोटी थी। इसीलिए तब कभी भी तरुण ने मारवा खानदान के किसी भी फैमिली मेंबर के साथ बदतमीजी नहीं की थी और वह अच्छी तरह से जान चुका था कि उसके सामने बैठे उस लड़की के साथ वह कोई बदतमीजी नहीं कर सकता था। इसीलिए अपनी बात में नरमी लाते हुए तरुण ने अनिका से कहा, वैसे आप मेरी भाभी बनने वाली हैं बहुत जल्द। अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत जल्द आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हैं। जरा ठीक से ध्यान देकर चेक कीजिएगा। हालांकि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, मगर आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने। जल्द से मेरा चेकअप करके हर्षिता को यह बात बता दीजिए कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह खुद मुझे बच्चा नहीं दे पा रही है। अगर जल्दी से यह बात इसे समझ में आ जाए तो जल्द से जल्द इसे डिवोर्स देकर मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। इससे पहले कि तरुण सिंघानिया आगे कुछ कह पाता, अनिका ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही अनिका ने अपनी आंखें खोली, तरुण ने अनिका से पूछा, तो बताओ होने वाली भाभी सबके सामने बताओ कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होते हुए सुगंधा की ओर चली गई और फिर सुगंधा की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने कहा, प्रॉब्लम आपके बेटे में है। अनिका की यह बात सुनते ही सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ गया। शर्म से सुगंधा की आंखें झुक गई। तरुण अपनी जगह से खड़े होकर अनिका के पास आकर ऊंची आवाज में कहने लगा, यह क्या कह रही हैं आप, होने वाली भाभी, आप होश में तो हैं? अनिका ने बड़ी ही शांति से बिना किसी रिएक्शन से सुगंधा से कहा, देखिए आंटी, बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष के शुक्राणु का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। आपके बेटे के शुक्राणु इतने पावरफुल नहीं है कि किसी औरत के बीजाणु के साथ मिलकर अंडे को फर्टिलिटी दे सके। अपने बेटे के बीमार के बारे में इस तरह की बातें सुनकर सुगंधा का सर जैसे जमीन में गड़ने लगा था, मगर वो जानती थी कि वह चाहकर भी अनिका की इस बात का विरोध नहीं कर सकती थी। सुगंधा ने अपने आप को संभाल कर तरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, हो सकता है अनिका से कोई गलती हो रही हो। यहाँ पर तो ना कोई मशीन है और ना ही इक्विटी पेमेंट।
अब बिना अच्छी तरह जांच किए हम यह कैसे कह सकते हैं कि तरुण में कोई प्रॉब्लम है। अनिका ने सुगंधा की बात का जवाब देते हुए कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में इसी तरह से पेशेंट की डायग्नोसिस की जाती है। अगर आप महंगी से महंगी डायग्नोसिस करवाएंगी तब भी नतीजा यही निकलेगा, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। सुगंधा के चेहरे पर हैरानी देखकर अनिका ने सुगंधा को समझाते हुए कहा, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, यह कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे ठीक नहीं किया जा सके। यह कहने के बाद अनिका ने अपने पर्स से एक नोटपैड निकालकर उस पर कुछ दवाइयाँ लिखी। अनिका ने वह चिट्ठी तरुण के हाथ में देते हुए कहा, इसमें मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उसे किस तरह लेना है, कैसे लेना है, किस वक्त लेना है, यह सब लिखा है। यह कम से कम 1 महीने तक मैंने जो भी लिखा है उसे फॉलो करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका ने ठीक होने की बात कर दी थी, मगर अनिका ने जो बात कही थी वह इतनी कड़वी थी कि सुगंधा और तरुण दोनों उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुगंधा ने अपना सर उठाकर सामने खड़ी हर्षिता को देखा और फिर अनिका की ओर मुड़कर कहने लगी, मगर यह नहीं हो सकता। देखो, यह बात तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि अभी 4 साल पहले तरुण एक लड़की के साथ रिश्ते में था। वह तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर वह हमारे स्टेटस की नहीं थी, इसलिए हम उसे अपना नहीं सके। मगर इससे एक बात तो साफ होती है कि तरुण में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, तुम्हारी कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। सुगंधा ने तरुण की ओर देखकर कहा, यह कैसे हो सकता है? एक लड़के का शारीरिक शरीर 4 साल में इतना बदल जाए? मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे में कोई खामी है। अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद सीधे तरुण की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे और हर्षिता के संबंध कैसे हैं? आई मीन शारीरिक संबंध। अनिका ने सबके सामने तरुण को काफ़ी पर्सनल बातें पूछी थी। तरुण के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सवाल सुनने के बाद तरुण को जवाब से ज़्यादा वह बात सता रही थी जो उसके मन में चल रही थी। अनिका जान चुकी थी कि तरुण उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसीलिए अनिका ने कुछ और रूटीन सवाल तरुण को पूछे जिसका तरुण ने सही सही जवाब दिया। मगर अनिका ने जब फिर से तरुण से और हर्षिता के शारीरिक संबंधों के बारे में तरुण को सवाल किया तो फिर से तरुण के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। अनिका ने मुड़कर हर्षिता की ओर देखा। जैसे ही हर्षिता को इस बात का एहसास हुआ कि अब अनिका हर्षिता को वही सवाल पूछना चाहती थी जो सवाल का जवाब तरुण नहीं दे पाया था, तो हर्षिता काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई। अनिका हर्षिता के पास जाकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में पूछने लगी, तुम्हारा पति के साथ तुम्हारा शारीरिक संबंध कैसे हैं? हर्षिता ने अपनी नज़र झुकाकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, वैसे तो वह ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहते हैं। हाँ, जब काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं तो सासू माँ उन्हें ज़बरदस्ती घर पर बुलाती है ताकि वह जल्द से जल्द दादी बन सके। मगर वह जब भी घर आते हैं तब मुझसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि उनका पूरा परिवार जल्द से जल्द हमारी गोद में एक बच्चा देखना चाहते हैं, इसीलिए वह मेरे साथ संबंध तो बनाना चाहते हैं। मगर हर्षिता वह बात नहीं कह पाती थी जो अनिका समझ चुकी थी। अनिका ने तुरंत तरुण की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हारे किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है? तरुण के चेहरे की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका तरुण का कन्फ्यूजन देखकर समझ गई थी कि अब जरूर वह अपने परिवार वालों से कोई ऐसी बात छुपा रहा था जो बात सीधी तरह से उसके और हर्षिता के संबंध से जुड़ी थी। जब हर्षिता ने तरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो धीरे धीरे हर्षिता की आंखों से आंसू बहने लगे। हर्षिता ने सिसकियां लेते हुए तरुण से पूछा, क्या अभी भी आप उस जेनी के साथ संबंध में हैं? जैनी का नाम सुनते ही तरुण की आंखें चौड़ी हो गई। तरुण के ठीक बगल में खड़ी सुगंधा ने भी तरुण के चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ लिए थे। तरुण को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर सुगंधा भी पूरी तरह समझ चुकी थी। सुगंधा ने उसी वक्त तरुण को कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या तुम अभी उस कमीनी लड़की जैनी के साथ चक्कर में हो? जब तरुण ने सुगंधा की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सुगंधा ने जोर से तरुण का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा, देखो क्या हालत कर दी है उस डायन ने तुम्हारी। अब मैं समझी कि तुम इतने दिन घर क्यों नहीं आते। उस डायन के साथ रह रहकर तुमने अपने शरीर की पूरी ताकत खत्म कर दी है। जब सुगंधा ने तरुण को इस तरह डांट लगाई तब अनिका को लगा कि चलो कहीं ना कहीं सुगंधा के अंदर एक औरत जिंदा थी जो अपने मनचले बेटे को आज करारा सबक सिखाने वाली थी। मगर जैसे ही सुगंधा ने अपने आगे की बात कही, अनिका ने अपने मन में चली रही बातें फिर से दबा दी। सुगंधा ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें कमी किस बात की है, क्या रखा है उस लड़की के अंदर, और अगर तुम्हें संबंध बनाने ही हैं तो पहले खानदान को एक वारिस दे देते, उसके बाद जो जी करे वह करते। तरुण को डांट लगाने के बाद रोती हुई हर्षिता के पास जाकर सुगंधा ने कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ किसी भी औरत को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर क्या है ना कि तरुण का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। जाने दो बेटा, उसे माफ़ कर दो।
अब मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मेरा बेटा आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब तुम तो जानती हो तरुण इतना हैंडसम है, काफ़ी होशियार है। लड़कियां तो आए दिन उसके पीछे पड़ती रहेंगी और इस उम्र में अपने आप को संभालना इतना आसान नहीं होता अमीर खानदान के बेटे के लिए। चलो तुम अपना मन बड़ा करके इस बार तरुण को माफ़ कर दो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तरुण अब आने वाले समय में तुम्हारे साथ रहेगा और अनिका की दी हुई सारी दवाइयाँ लेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द अनिका की दी हुई दवाइयों को की वजह से हमारे घर में एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा किलकारियाँ ले रहा होगा। रोती हुई हर्षिता ने सिसकियाँ भरते हुए सुगंध्या से कहा, मुझे घर जाना है। सुगंध्या ने अपना हाथ हर्षिता की पीठ पर फेरते हुए कहा, ठीक है, हम अभी घर चलते हैं। तुम्हारी बात भी सही है, ऐसी बातों का सबके सामने किया जाए तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। यह कहने के बाद सुगंध्या ने दादी माँ की ओर देखा और कहा, माफ़ कीजिएगा बुआ जी, लड़की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मुझे लगता है इसे घर ले जाती हूँ, वहीं पर चलकर तरुण के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाना होगा। जैसे ही सुगंध्या की यह बात पूरी हुई, सिसकियां भर रही हर्षिता ने उनसे कहा, नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास, क्योंकि हर्षिता बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। इसीलिए हर्षिता के परिवार वालों को भी सिंघानिया परिवार वालों ने काफ़ी अपमानित किया था। कुछ महीनों से तो सिंघानिया परिवार ने हर्षिता के परिवार के साथ उसके सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे। हर्षिता के परिवार वालों को इस बात की वजह से समाज में काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा था, मगर हर्षिता ने हर गम सिर्फ इसीलिए सहा था क्योंकि वह जानती थी कि एक दिन जब वह बच्चे को जन्म देगी तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर अब वह जान चुकी थी कि प्रॉब्लम ना तो उसके शरीर में था और ना ही तरुण के शरीर में था। उन दोनों के रिश्ते के बीच में कोई और था जिसकी वजह से उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हर्षिता की बातों से अनिका एक बात समझ चुकी थी कि शायद उस लड़की जेनी के बारे में हर्षिता पहले से जानती थी, मगर शायद वह यह नहीं जानती थी कि तरुण और जेनी का रिश्ता आज भी बरकरार था। हर्षिता रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि वह अपनी माँ के घर जाना चाहती है। जब सुगंधा हर्षिता को समझा रही थी तभी अचानक तरुण उन दोनों के बीच आया और हर्षिता का हाथ पकड़कर अनिका के पास ले गया। तरुण अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं समझा, यह सब तुम दोनों को की मिली हुई साजिश है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है।